चलिए, तो हम लोग छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण देख रहे थे, जिसमें ये थर्ड पार्ट हमारा बचा हुआ है, इसको आज देखेंगे। इसके पहले 2 पार्ट में हम लोगों ने जो भी टॉपिक है इसको हम लोगों ने कवर किया था। अब आज के इस वीडियो में विद्युत, खनिज, उद्योग, शिक्षा, बजट और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर मैसेज करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और तीनों पार्ट देखने के बाद आपको एक टेस्ट देना है, ये सभी के लिए फ्री टेस्ट रहेगा। हमारे ऐप में मतलब ऐप में टेस्ट मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप लोग टेस्ट दिला सकते हैं। चलिए, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे का ही जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो सब होंगे। ठीक, और कोई भी जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप लोग व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर समझते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है उसके बारे में। तो विद्युत एवं आधारभूत संरचनाएं, तो वर्तमान में जो हमारा छत्तीसगढ़ सरकार है, मतलब कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल है, इसका विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? तो 2978.70 मेगावाट है। ठीक है, देखो ये वर्तमान में, अब यहाँ पर अक्टूबर 2021 लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है ना, पिछला डेटा ही दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसको काट दो। ठीक है, 2021 को फिलहाल अभी आप ये याद रखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 सॉरी 23-24 के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य का विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है, इतना है। इसमें आप लोग नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन वगैरह को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब एनटीपीसी वगैरह को इसमें इंक्लूड नहीं करना है ना, ध्यान रखेंगे। ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो विद्युत मंडल है उसके द्वारा विद्युत उत्पादन क्षमता दिया गया है। जब मंडल का गठन किया गया था, मतलब कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का जब गठन किया गया था, उस समय उत्पादन क्षमता था 1360 मेगावाट। ठीक है, और वर्तमान में कितना है? इतना है। मतलब कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था ना, तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन किया गया था 15 नवंबर को, 15 नवंबर सन 2000 को। तो उस समय छत्तीसगढ़ राज्य का विद्युत उत्पादन क्षमता इतना था और वर्तमान में इतना है। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। इसका देखो ग्राम विद्युतीकरण, छत्तीसगढ़ में कुल 2011 के आधार पर बात करेंगे तो 19,567 गांवों की संख्या है 2011 की जनगणना के आधार पर। और वर्तमान में सभी गांव में विद्युत कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है, मतलब कि 19,567 गांव में विद्युतीकरण हो चुका है, मतलब कि 100% विद्युतीकरण ये हो चुका है। अविद्युतीकृत अगर गांव की संख्या के बारे में बात करेंगे तो 0 है। ठीक, क्योंकि 100% विद्युतीकरण है इसलिए। इसका देखो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली, मतलब कि सीईए की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व को देश के समस्त केंद्र व राज्य के तापीय विद्युत गृहों में चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है ना। ये रैंक याद रख लेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देश में जितने भी ताप और मतलब कि केंद्र और राज्य के ताप विद्युत गृह है उसमें 4th स्थान पे ये अभी है। और इसका जो पीएलएफ परसेंटेज है वो कितना है? 89.22% है। ठीक, इसको भी देख लेंगे। बाकी यहाँ पर रैंक को याद रखो, है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी याद रखो, कहाँ है? कोरबा में है, इसको भी याद रखो। देखिए, अब इसके बाद विद्युत उत्पादन क्षमता, छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता मैं आपको इतना समझा चुका हूँ, है ना। 29,978.70 मेगावाट, 2978.70 मेगावाट हम लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य का विद्युत उत्पादन क्षमता, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का उत्पादन क्षमता हम लोगों ने देखा। इसमें कुछ थर्मल पावर प्लांट है और कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, मतलब कुछ ताप विद्युत गृह है और कुछ यहाँ पर जल विद्युत गृह है। तो देखो, ताप विद्युत के माध्यम से जो विद्युत का उत्पादन होता है वो 2840 मेगावाट का उत्पादन होता है। जल विद्युत के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है वो 138.7 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है। परसेंटेज में अगर देखेंगे तो 95% किसके लिए है, मतलब किसका है? ताप विद्युत उत्पादन क्षमता है। और मात्र 4.66% है ना, 4.66% किसका है? जल विद्युत उत्पादन क्षमता है। ठीक, और लगभग 95.34% किसका था? ताप विद्युत का उत्पादन क्षमता था। अब इसमें ये जो भी दिया गया है, ठीक है, देखो यहाँ पर शुरू का तो 2 तो बंद हो चुका है, यहाँ पर डी कम इसने लिखा है, मतलब बंद हो चुका है ये, है ना। बाकी यहाँ पर 4 और जो दिया गया है, जैसे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व, इसमें 2 यूनिट लगा हुआ है 250 मेगावाट का। ठीक है, वहां पर जो जनरेटर जो लगा होता है जिसके माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है, मतलब जो टरबाइन कह सकते हो या फिर क्या जनरेटर ही कहो, सही रहेगा। तो वहां पर कितना यूनिट लगा हुआ है? 250 मेगावाट, 250 मेगावाट का 2 यूनिट लगा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुल विद्युत उत्पादन कितना होता है? 500 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है। हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, यहाँ पर 250 मेगावाट का 4 यूनिट लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर 840 मेगावाट का उत्पादन होता है। यहाँ पर 1 यूनिट लगा हुआ है 500 मेगावाट का, मतलब कि 500 मेगावाट का उत्पादन होता है। कहाँ पे? कोरबा पश्चिम विस्तार में। अब मड़वा तेंदु भाठा ताप विद्युत गृह जो कि जांजगीर चांपा में है, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, तो ये यहाँ पर 2 यूनिट लगा हुआ है 500 मेगावाट का, और ये यहाँ पर 1000 मेगावाट का उत्पादन होता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपको इसको याद रखना पड़ेगा, कितना कितना उत्पादन होता है, कितना कितना यूनिट लगा हुआ है, उसको भी देख लेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद ताप विद्युत गृह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर कितना मेगावाट का उत्पादन होता है, तो 500 मेगावाट का उत्पादन होता है। वैसे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये 1000 मेगावाट का उत्पादन होता है। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखना है आपको। चलिए इसके बाद देखो ये जल विद्युत उत्पादन क्षमता, तो यहाँ पर क्या है, मिनी माता हसदेव जल विद्युत गृह जो कि कोरबा में है, हसदेव बांगो बांध पड़ता है ना, वही चीज है। यहाँ पर 120 मेगावाट का उत्पादन होता है ना, मतलब यहाँ पर 3 यूनिट लगा हुआ है 40 मेगावाट का। गंगरेल धमतरी में है, यहाँ पर 250 मेगावाट का 4 यूनिट लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर 10 मेगावाट का उत्पादन होता है। ठीक है, इसको बस याद रखो, है ना। मिनी माता में 120, गंगरेल में 10, सीकासार में 7, है ना, सीकासार में 7, और लघु जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम में 1.70 मेगावाट। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 138.7। ठीक है, इसको सबको जोड़ देंगे ना तो कितना आ जाएगा, 138.7 मेगावाट आ जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है, जल विद्युत का उत्पादन क्षमता है। ठीक, तो ताप विद्युत इतना, जल विद्युत इतना, इन सबको देख लो कितना कितना है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में जल विद्युत द्वारा कितने मेगावाट क्षमता का जल विद्युत का उत्पादन होता है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, 138.7 मेगावाट का जल विद्युत का उत्पादन होता है। अब देखो कुल विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या, हमारे छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत उपभोक्ताएं कितनी है उनके बारे में बात करेंगे। तो 61.53, ठीक है, 61.53 लाख क्या चीज है, विद्युत उपभोक्ता है, मतलब कि कंज्यूमर है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर कितने हैं, तो 61.53 लाख कंज्यूमर हमारे छत्तीसगढ़ में है, विद्युत उपभोक्ता है। पिछले आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर मतलब पिछले आर्थिक सर्वेक्षण से इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें हम अगर कंज्यूमर कितना बढ़ा अगर पूछा जाएगा तो बताएंगे कि 1.82% की वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब कि 2021-22 में जो डेटा हमको देखने को मिला था, ये 2022-23 का जो डेटा है। अब देखो यहाँ पर ये आर्थिक सर्वेक्षण नहीं ना, याद रखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण पुराना डेटा को बताया जाता है, इसीलिए यहाँ पर देखो 2022-23 का जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें, है ना, ये 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर इतना था, और वर्तमान का जो आर्थिक सर्वेक्षण मतलब कि 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण है, इसके आधार पर इतना है। तो अगर हम बात करेंगे कि एक साल में इस प्रकार से कितना वृद्धि हुआ है कंज्यूमर में, तो इतना हुआ है। ठीक है, मतलब कि 1.82% की वृद्धि हुई है। अब ये जो उपभोक्ता है, मतलब कि ये जो उपभोक्ताओं की संख्या है वो किस किस क्षेत्र में कितना कितना प्रतिशत है उसको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे ज्यादा देखने को मिलता है घरेलू, है ना, बहुत सारे गांव है, बहुत सारे गांव में घर है, घर में क्या चीज है, उपभोक्ता है, मतलब कि घर, एक एक घर को इस प्रकार से एक एक उपभोक्ता माना गया है। मतलब कितने उपभोक्ताओं का प्रतिशत यहाँ पर ये दिया गया है, तो कितने प्रतिशत, 54%, 54.33% यह चीज है घरेलू कंज्यूमर है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम वाले करने वाले जो घरेलू कंज्यूमर मतलब कि घरेलू उपभोक्ता कितना है, तो 54% है। बीपीएल परिवार वाले कितने हैं, तो 26.32% है। कृषि हितग्राही कितने हैं, तो 11.16% है ना, जैसे कि फार्म वगैरह रहता है ना, खेत वगैरह में, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता, मतलब कंज्यूम करते हैं, तो इसके लिए कृषि हितग्राही है। गैर घरेलू देखा जाए तो 6.75% है। औद्योगिक श्रेणी देखा जाए तो 0.67% है। ठीक, गैर घरेलू मतलब स्ट्रीट लाइट वगैरह जो होता है ना, वो सबके बारे में बात कर रहे हैं। चलो, तो इस प्रकार से औद्योगिक श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो सबसे कम है, उपभोक्ताओं की संख्या औद्योगिक श्रेणी में सबसे कम दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे उपभोग के बारे में, है ना, देखो उपभोक्ताओं की संख्या क्या है, सबसे कम है, लेकिन उपभोग के बारे में बात करेंगे, मतलब विद्युत खपत के बारे में बात करेंगे, कितना विद्युत इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम करता है, तो 40% औद्योगिक श्रेणी में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, 40% उपभोग हो जाता है, खपत हो जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर कृषि हितग्राही है, घरेलू है, गैर घरेलू है, सार्वजनिक है, इस प्रकार से इतना इतना परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, बस याद रख लो औद्योगिक श्रेणी का सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर सॉरी यहाँ कृषि है, दूसरे नंबर पे उपभोक्ता मतलब उपभोग में, है ना। बाकी यहाँ पर अगर ये इसके बारे में बात करेंगे तो घरेलू में यहाँ पर ज्यादा था, उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा था, इसके बाद यहाँ पर बीपीएल परिवार वाले था। ठीक है, तो ऐसा टाइप का दिया गया है, इसको एक बार आपको देख लेना है। इसके बाद देखो वितरण हानि, है ना, विद्युत वितरण हानि क्या होता है, विद्युत वितरण हानि, तो जब इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको भेजा जाता है ना, जैसे कि जहां पर पावर जनरेट हो रहा है वहां से हमारे घरों तक पहुंचता है, तो वो जो ट्रांसमिशन है ट्रांसफार्मर के माध्यम से इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप अप स्टेप डाउन करके इस प्रकार से ट्रांसमिट किया जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि कुछ विद्युत का हानि हो जाता है, कुछ विद्युत क्या हो जाता है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाता है वहां पर।
तो कितना होता है, तो 2009-10 में ये चीज 31% था, 31.5% था, और वर्तमान में देखेंगे 2022-23 में ये हो चुका है मात्र 16.14%। ठीक है, तो ये 16.14% को आपको याद रखना पड़ेगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में विद्युत वितरण हानि कितना है, तो क्या बताओगे, 16.14% हो चुका है। इसको मैंने पहले भी आपको बता चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल गठन 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। विद्युत उत्पादन शुरू हुआ यहाँ से 1 दिसंबर सन 2000 को। ठीक है, ये कार्यशील हुआ, मतलब कि क्रियाशील यहाँ पर हुआ, कार्यशील हुआ। चलो, तो ये डेट को याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल गठन कब किया गया था, 15 नवंबर सन 2000 को। दूसरा क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं के विद्युत उत्पादन कुल क्षमता वर्ष 2022 तक क्या थी, ये हम लोगों ने देखा। ठीक, 2978.70 मेगावाट, मतलब 2978.70 मेगावाट। तीसरा क्वेश्चन देखो, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल विद्युतीकृत गांवों की संख्या कितनी है। जस्ट अभी मैं कुछ समय पहले आपको बताया था 19,567। ठीक है, ये देखो 19,567 कुल विद्युतीकृत गांव की संख्या है। चौथा क्वेश्चन देखो, प्रदेश में बीपीएल परिवारों को कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है, तो 30 यूनिट की बिजली मुफ्त दी जाती है। इसको डायरेक्ट ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। पांचवें क्वेश्चन में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तापीय विद्युत की उत्पादन क्षमता कितना है, तो अभी ये जो हम लोगों ने क्या देखा है, 500 मेगावाट है ना। यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर देखो ये 500 मेगावाट। मड़वा पूछा था, मड़वा तेंदुफाटा पूछा है, तो क्या बोलते हैं, जांजगीर चांपा में 1000 मेगावाट बोलते हैं। और अभी जो पूछा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये 500 मेगावाट कोरबा में स्थापित है। छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन क्षमता में ताप विद्युत का हिस्सा कितना है, ताप विद्युत का हिस्सा कितना है, लगभग 95%। ठीक है, 95%। ये देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन सा सबसे पुराना विद्युत उत्पादन प्लांट है, तो ये कोरबा में। ठीक है, कोरबा जो पूर्व है, ये सबसे पुराना विद्युत उत्पादन प्लांट है। ठीक है, 1958 में इसको स्थापना किया गया था जापान के सहयोग से। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाएगा कि जल विद्युत उत्पादन में सबसे पुराना कौन सा है, मतलब प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो रुद्री पिक ऑफ वियर में की गई थी। हालांकि ये बंद है ना, यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया था, लेकिन अभी क्या है, वर्तमान में बंद कर दिया गया है 1990 में। ठीक, कब, 1990 में। तो दोनों को याद रखेंगे, है ना। अगर ये इस प्रकार से पूछा गया सबसे पुराना विद्युत उत्पादन प्लांट कौन सा है, तो कोरबा पूर्व याद रखेंगे। मड़वा तेंदुफाटा में विद्युत उत्पादन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा कितनी इकाइयां स्थापित की गई है, 2 इकाइयां स्थापित की गई है। ठीक है, 2 गुणित 500 हम लोगों ने देखा, सॉरी 2 गुणित कितना, 500, कुल मिलाकर के 1000 मेगावाट है ना। कहाँ पे, मड़वा तेंदुफाटा, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से भी जानते हैं उसको। 2022-23 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का राज्य क्षेत्र में क्या क्रम रहा, ये बोला जा रहा है। तो ये क्या था, सॉरी चतुर्थ नहीं है, द्वितीय थी, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये किसके बारे में पूछा जा रही है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के बारे में पूछा है। तो इसका आंसर क्या लिया गया था, द्वितीय स्थान लेना है ना, ध्यान रखना है। ये जो अपन शुरुआत में देखे थे ना, ये दूसरा चीज है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार हम लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चतुर्थ स्थान में लिया था। ठीक है, ध्यान रखना है। तो वो अलग है, वो हमारा CSPGCL के बारे में बात किया जा रही है। देखो, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी, मतलब कि CSPGCL के बारे में बात किया जा रहा है, ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, देश में ये बोला जा रहा है। वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में खनन तथा उत्खनन का कितना हिस्सा, ये पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, खनिज क्षेत्र का जो योगदान था 10.52% था, है ना। देखो, यहाँ से खनिज हमारा शुरू हो जाता है, ये तो हम लोगों ने देखा हुआ है। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि खनन तथा उत्खनन कहाँ है, ये है। इसका योगदान हम लोगों ने 10.52% देखा है। इसमें वृद्धि दर हम लोगों ने 7.35% देखा है। खनन तथा उत्खनन आता है किसमें, उद्योग क्षेत्र में। ठीक, किसमें आता है, उद्योग क्षेत्र में आता है। और अगर पूछा जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र किसमें आता है, तो हम लोग बता देंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, खनन तथा उत्खनन किसमें आएगा, एक तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा और दूसरा किसमें आएगा, उद्योग क्षेत्र में आएगा। ठीक है, दोनों को ध्यान रखेंगे।
देखो अब खनिज, ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है। हम लोगों ने क्या देखा, खनन तथा उत्खनन का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान इतना प्रतिशत है और वृद्धि दर इतना प्रतिशत है। जस्ट अभी मैं आपको समझाया हूँ। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में खनन तथा उत्खनन का कितने रुपए का योगदान है, तो 29,307 रुपए का योगदान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कितने रुपए का योगदान है पूछाएगा तो इतना रुपए का बोलना है। ठीक है, प्रतिशत पूछाएगा तो इतना बताना है। ठीक है, ये प्रतिशत है और ये रुपए में योगदान है, और इस मतलब कि खनन तथा उत्खनन में जो वृद्धि दर है वो इतना प्रतिशत है, 7.35% का है वृद्धि दर है। ध्यान रखना 2019-20 में, ठीक, कब 2019-20 में ऋणात्मक में थी ये। ठीक है, -2.18% थी। क्या थी, ऋणात्मक में, -2.18%। छत्तीसगढ़ के राजस्व में खनिज का योगदान 27% है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो राजस्व है 100% में यहाँ पर देखो 27% सिर्फ है खनिज का योगदान है, और बाकी फिर अन्य चीजों का। ठीक है, चाहे वो कृषि हो, कृषि का तो हम लोगों ने क्या देखा था। अच्छा, छत्तीसगढ़ के राजस्व में बोला जा रहा है ना 27%, इसको डायरेक्ट इसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 2022-23 में भारत में उत्पादित खनिज के मूल्य में छत्तीसगढ़ का योगदान 15.07% है। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार को जितने भी खनिज से राजस्व प्राप्त होता है, जितने भी रेवेन्यू प्राप्त होता है, कहाँ से, खनिजों से, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का जो योगदान है वो कितना है, 15% है, 15.07% है। ठीक है, देखो भारत में जो खनिज राजस्व मिलता है ना किसको, केंद्र सरकार को, उसमें 15% हिस्सा किसका, हमारे छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, मतलब कि खनिज के मूल्य का, मतलब खनिजों से जितना भी रेवेन्यू पैसा प्राप्त होता है उसका 15% का है हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है, याद रखेंगे। और अच्छा खासा अमाउंट है ना ये, मतलब अच्छा खासा परसेंटेज है। 2022-23 में छत्तीसगढ़ को खनिज से राजस्व कितना प्राप्त हुआ है, इतना प्राप्त हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को खनिज से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है, इतना प्राप्त हुआ है, कितना, 12,941.32 करोड़। ठीक है, 12,941.32 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है। किसको, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को। किससे प्राप्त हुआ है, खनिज से प्राप्त हुआ है। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पर बॉक्स में कुछ चीजें दी हुई है, इसको समझते हैं। खनिज का जो राजस्व मैंने भी आपको इतना बताया, 12,941.32 क्या था ये, करोड़ रुपए है। ठीक है, करोड़ रुपए, ठीक है, करोड़ रुपए में है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इतने करोड़ रुपए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को क्या राजस्व प्राप्त हुई, जिसमें से सिर्फ मुख्य खनिज के बारे में बात करेंगे तो 8,279, ठीक है, 79.65 करोड़ रुपए क्या चीज है, मुख्य खनिज का है। गौड़ खनिज का 246.72 करोड़ रुपए। ठीक, किसका, गौड़ खनिज का। देखो मुख्य खनिज और गौड़ खनिज में अंतर क्या है, जैसे कि रेत गिट्टी वगैरह होता है, डोलोमाइट वगैरह, वो सब इसमें आ जाता है, किसमें, गौड़ खनिज में। और मुख्य खनिज में जैसे कोयला है, लोहा है ना, ये सब किसमें आता है, मुख्य खनिज में आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो तो दोनों में अंतर आपको पता, आगे मैं बता दूंगा। ठीक, किसको किसको गौड़ बोलते हैं, किसको इसको मुख्य खनिज बोलते हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे। गौड़ खनिज रेत से कितना प्राप्ति हुआ है, ये 15.3 करोड़ रुपए है। अर्थदंड से 34.45 है, ये सबको नहीं याद रखना है आपको। ठीक है, ये सबको छोड़ दो। नीलामी से कितना राशि प्राप्त हुई, इतना प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो नीलामी तो अलग रखो, नीलामी को तो अलग से हटा के रख दो, है ना। बाकी इन सब को अगर आप देखोगे तो इतना रुपए है, मतलब कि कुल योग इस प्रकार से यहाँ पर कितना, 12,941.32 करोड़ रुपए क्या हुआ है, खनिज से आय प्राप्त हुआ है। किसको, छत्तीसगढ़ सरकार को। छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है, ठीक है, प्रमुख खनिज नहीं। वही चीज मैंने आपको समझाया कि गौड़ खनिज को किसको कहते हैं। देखो गौड़ खनिज में क्या, कोरंडम है, ग्रेनाइट है, फर्सी पत्थर है, मिट्टी है, मुरुम है, रेत है, क्वार्ट्ज है, फायर क्ले है। ठीक है, ये सभी। अच्छा, डोलोमाइट इसमें मुख्य खनिज में आ जाएगा ना, ठीक है, याद रखेंगे। कोयला, लौह, बॉक्साइट, डोलोमाइट, टीन, हीरा, स्वर्ण, ये सभी मुख्य खनिज के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैंने आपको अभी कुछ समय पहले डोलोमाइट बोल दिया था गौड़ में, लेकिन ये गौड़ में ये सभी आएगा। ठीक, कोरंडम, ग्रेनाइट, फर्सी पत्थर, मिट्टी, मुरुम, रेत, क्वार्ट्ज, ये सभी आ जाता है। याद रखेंगे इसको। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है, मतलब कि मुख्य खनिज कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन सा नहीं है, ग्रेनाइट नहीं है। ठीक, ग्रेनाइट इसमें आ रहा है, गौड़ खनिज में आता है, इस प्रकार से आंसर क्या होगा, ग्रेनाइट है। 2022-23 में छत्तीसगढ़ को मुख्य खनिज से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है।
मुख्य खनिज से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, 8,279.65 करोड़ रुपए, 8,279.65 करोड़ रुपए। ठीक है, ये इस प्रकार से जो भी चीजें हम लोगों ने देख लिया। इसमें याद रखेंगे मुख्य खनिज की जो प्रतिशत पूछा जाएगा ना, तो 97%, गौड़ खनिज का 3% मात्र। ठीक है, गौड़ खनिज का क्या 3% है। वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में खनिज राजस्व का हिस्सा कितना है, खनिज राजस्व का हिस्सा 27% है। ठीक है, 27% हम लोगों ने शुरू में ही आपको समझाया था। यहाँ पे छत्तीसगढ़ को राजस्व जो प्राप्त होता है ना, उसमें 27% हिस्सा किसका है, खनिज। ये देखो, छत्तीसगढ़ के राजस्व में खनिज का योगदान कितना है, 27% है। छत्तीसगढ़ को जो राजस्व प्राप्त होता है, रेवेन्यू जो प्राप्त होता है, उसका 27% क्या है, खनिज से प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 के गौड़ खनिजों का उत्पादन मूल्य क्या रहा, तो अभी जस्ट हम लोगों ने क्या बात किया था, 246.72 करोड़ रुपए। कहाँ है देखो, 246.72 करोड़ रुपए। ठीक है, 246.72 करोड़ रुपए याद रखेंगे। देश के कुल कोयले भंडार का खाली स्थान से अधिक कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक, कितना, तो इसका आंसर हमको लेना है क्या, 17.93। इसको यहां पर समझ रहे हैं, देखो 17.93% क्या चीज है, कोयले भंडार का। देखो मतलब देश के कुल कोयले भंडार का 17.93% छत्तीसगढ़ में भंडारित है। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको समझो, अलग अलग खनिज यहाँ पर दिया हुआ है, कोयला, लौह, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टीन। ठीक है, ये बहुत सारे जो भी खनिज है इस प्रकार से दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में भंडारण का प्रतिशत, मतलब देश के कंपैरिजन में, देश में अगर हम बात करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में पूरे देश का कितना प्रतिशत भंडारण है, इस प्रकार से हमको निकालना होता है। तो पूरे देश का 17.93% जो कोयला है हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। मतलब कि अभी क्या है, खदान में, खदान नहीं मतलब कि अंदर रिजर्व है ना, भंडारण मतलब क्या, रिजर्व। तो कोयला का जो भंडारण है पूरे देश में अगर हम बात करेंगे तो 17.93% का है, छत्तीसगढ़ में है। लौह अयस्क के बारे में बात करेंगे तो 21.60%। लौह अयस्क हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, पूरे भारत देश का 21.60% हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है लौह अयस्क। चूना पत्थर की बात करेंगे तो 5.31%, मतलब कि पूरे भारत देश का 5.31% जो चूना पत्थर है वो हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है, छत्तीसगढ़ में रिजर्व है। बॉक्साइट के बारे में बात करेंगे तो 4.46% है। टीन के बारे में बात करेंगे तो 35.60% है। ठीक है, याद रखेंगे पूरे भारत देश का 35% जो टीन है हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। पूरे भारत देश का 35% जो टीन है वो कहाँ है, हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। उत्पादन की बात करें तो पूरे भारत का, ठीक है, पूरे भारत का 19.76% जो कोयला है वो हमारे छत्तीसगढ़ से उत्पादन होता है। ठीक है, पूरे भारत का 19.76% कोयला हमारे छत्तीसगढ़ से उत्पादित होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 15.90% कोयला ये हमारे लौह अयस्क हमारे छत्तीसगढ़ से उत्पादित होता है। चूना पत्थर 11.08% ये हमारे छत्तीसगढ़ से उत्पादित होता है। बॉक्साइट का 4.43% और टीन अयस्क का 100%। ठीक है, हमारे भारत का 100%, मतलब कि 100% जो टीन है हमारे छत्तीसगढ़ से उत्पादन होता है। भारत में और कोई राज्य नहीं है जो कि टीन का उत्पादन करे। ठीक है, भारत में और कोई राज्य नहीं है जो कि टीन का उत्पादन करे, सिर्फ हमारा छत्तीसगढ़ ही एकलौता ऐसा राज्य है जो क्या करता है, टीन का उत्पादन करता है, टीन अयस्क का। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। ये कोयला का, लौह का बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट में यहाँ पर टीन का बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों को कम से कम याद रखेंगे, है ना। कोयले का यहाँ पर देखो 17, भंडारण में देखा जाए तो 17.93% है, मतलब लगभग 18% के आसपास है ना। लगभग कितना कितना, मतलब कितना, 18-19। ठीक है, 18% का है भंडारण में, 19% यहाँ पर उत्पादन में। ठीक है, देश में स्थान। फिर 21% का है लौह अयस्क का भंडारण में, और लगभग 15 नहीं 16 मान के चलो, 9 इस प्रकार से, लगभग 16 के आसपास, इस प्रकार से 15.9 मतलब कि लगभग 16 के आसपास।
तो 16 क्या चीज है, लौह अयस्क का उत्पादन पूरे भारत में। ठीक है, इस प्रकार से चलो ये है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखो देश के खनिज मूल्य में योगदान, देश के जो खनिज मूल्य है ना उसमें योगदान, मतलब कि खनिज मूल्य में योगदान, जिससे देखो इसका तो फिलहाल कोयला का नहीं दिया है, यहाँ पर लौह अयस्क का देखो, हमारे भारत देश को लौह अयस्क से जितना भी राजस्व प्राप्त होता है, जितना भी मूल्य प्राप्त होता है, उसका 21% हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, भारत सरकार को जितना भी खनिजों से मूल्य, मतलब कि खनिजों से जो राजस्व प्राप्त होता है, उसका 21%, मतलब कि लौह अयस्क से जो राजस्व प्राप्त होता है उसका 21% हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, पूरे भारत देश में लौह अयस्क से जितना भी राजस्व हमारे देश को मिल रहा है, उसका 21% हमारे छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, ऐसे याद रखना। इसी प्रकार से हमारे भारत देश में जो चूना पत्थर से जितना भी राजस्व प्राप्त होता है सरकार को, उसका 11.69% हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से बॉक्साइट से जितना भी राजस्व प्राप्त होता है भारत सरकार को, उसका 4.37% हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। 100% हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है, क्योंकि टीन का उत्पादन कोई दूसरा तो कर ही नहीं रहे, हमारा छत्तीसगढ़ ही उत्पादन कर रहे हैं, मतलब कि 100% हमारे छत्तीसगढ़ से राजस्व भारत सरकार को मिल रहा है। ठीक, मतलब भारत सरकार को जो टीन अयस्क के उत्पादन जो राजस्व प्राप्त होता है ना, तो हमारे छत्तीसगढ़ से 100% उत्पादन है, मतलब कि 100% योगदान रहेगा। कुल खनिज के उत्पादन मूल्य में छत्तीसगढ़ का योगदान, देखो उत्पादन मूल्य, ठीक है, उत्पादन मूल्य में छत्तीसगढ़ का योगदान, तो कुल खनिज के उत्पादन मूल्य में 15.07% ये हमारे छत्तीसगढ़ का योगदान है। भारत सरकार को कुल खनिज के उत्पादन मूल्य में योगदान कितना है, तो 15.07% है। यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, देखो ये भारत में उत्पादित खनिज के मूल्य में छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है, 15.07%। ठीक है, इसको उत्पादन मूल्य कहते हैं। देखिए देश का 11% डोलोमाइट, ठीक है, देश का 11% डोलोमाइट हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। इसी प्रकार से देश का 4.10% हीरा हमारे छत्तीसगढ़ में है, मतलब कि पूरे देश का 4% हीरा हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक, इसी प्रकार से 0.84% जो स्वर्ण अयस्क है ना, स्वर्ण अयस्क है, वो हमारे छत्तीसगढ़ में है, मतलब भंडारित है। भंडारण का प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है, डोलोमाइट का 11%, 4% हीरा का और 0.84% किसका है, स्वर्ण अयस्क का। ठीक है, सोने का भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है, ये बोला जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हीरा के भंडारण की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का योगदान कितना प्रतिशत है, तभी मैंने आपको समझाया। ये देखो वर्ष 2023-24 में देश के कोयले के कुल उत्पादन में, ठीक है, कोयले के कुल उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ का हिस्सा पूछा जा रहा है 19.76%। ठीक है, 19.76% उत्पादन पूछा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको ये समझाया हुआ है, कहाँ गया, ये 19.76%। ठीक है, उत्पादन में कोयले का उत्पादन देश में अगर पूछा जाएगा कोयला का उत्पादन, सॉरी यहाँ पर छत्तीसगढ़ से उत्पादन कितना होता है, पूरे भारत में अगर पूछा जाएगा कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ से उत्पादन होता है, तो क्या बोलेंगे, 19.76%। देश का 19.76% कोयला हमारे छत्तीसगढ़ से उत्पादित होता है, ऐसे हम बोलेंगे। ठीक है, 19.76%। 18 देखो देश के कुल कोयले का खाली स्थान, ऐसा देश के कुल कोयले भंडार का खाली स्थान से अधिक कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। देखो यहाँ पर इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर 2013, 2012 इन सब के आधार पर 20% लिया गया है। अभी जस्ट हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है उसको देखिए कितना है, अभी हम इतना पढ़ रहे हैं। ठीक है, देश में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो कोयला का जो भंडारण है उसमें 17.93%, मतलब लगभग 18% है। लेकिन जो आंसर उस समय लिया गया था ना, वो लगभग 20% का आंसर लिया गया है। हो सकता है कि इतने दिनों में, मतलब लगभग ये 10 साल के लगभग
10 साल में लगभग 10 साल में जो कोयले का भंडारण है उसमें बहुत सारा कोयला निकाल लिया गया है, इस वजह से भंडारण क्या हो चुका है, कम हो चुका है, ऐसे अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो उस समय 20 लिया गया था, अभी हम लोग लगभग 18 देखते हैं, 17.9 ऐसे कुछ देखते हैं। 19 देखो, भारत के कुल लौह अयस्क का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, मतलब छत्तीसगढ़ में भंडारण है ये पूछा जा रहा है। तो ये हम लोगों ने लगभग 21% देखा है ना, 21.60 देखा है। ठीक है, यहाँ पर देखो लौह अयस्क का भंडारण, लौह अयस्क का भंडारण 21.60%। छत्तीसगढ़ में मुख्य खनिज के रॉयल्टी दर का सही क्रम बताइए, है ना। मुख्य खनिज का रॉयल्टी दर मतलब क्या होता है ना, वो जो खनिज का जो अयस्क प्राप्त होता है, अयस्क जो भी मतलब जो वहां पर क्या करते हैं, खदान से खोद कर निकाल के लाते हैं, तो उसका जो मूल्य होता है सभी खनिज का अलग रहेगा। जैसे कि डोलोमाइट का देखोगे, डोलोमाइट को ले लो और दूसरा आप ले लो आयरन ओर का। ठीक है, आयरन ओर मतलब कि लौह अयस्क और डोलोमाइट, दोनों में किसका ज्यादा उत्पादन मूल्य है, सॉरी मतलब किसका जो रॉयल्टी दर है वो किसका ज्यादा है, तो हम बोलेंगे लोहे का। लोहे का ज्यादा मूल्य है। 1 किलो आप लाओगे लोहा, 1 किलो लाओगे डोलोमाइट। ठीक है, 1 किलो लोहा, 1 किलो डोलोमाइट, दोनों का जो रॉयल्टी दर है बताओ किसका ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, लोहे का। ठीक है, लोहे का वैल्यू ज्यादा है। तो देखो यहीं पर इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है ना, देखो क्या दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में मुख्य खनिज का रॉयल्टी दर का सही क्रम बताना है। तो ठीक है, तो हमको रॉयल्टी दर का क्रम ये याद रखना है। ठीक है, लौह, कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट। ठीक है, लोहे का जो रॉयल्टी दर होता है बहुत ज्यादा होता है, अच्छा रहता है ना, लोहा वैल्यू उसका ज्यादा होता है। कोयले का थोड़ा कम होता है, किससे कम होता है, लोहे से कम होता है। बॉक्साइट का और कम होता है। ठीक है, और उससे भी कम किसका होता है, चूना पत्थर का होता है, फिर डोलोमाइट का होता है। तो इस प्रकार से रॉयल्टी दर है, और यहाँ पर ये भंडारण दिया हुआ है। ठीक है, कोयले का, चूना पत्थर, लौह अयस्क, बॉक्साइट और टी। ठीक, चलिए इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित खनिज भंडार उपलब्ध है, अधिकतम से न्यूनतम क्रम में लिखिए, ये बोला जा रहा है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा क्या, कोयला, चूना, लौह, बॉक्साइट, यही क्रम था, है ना। तो ये पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। 1 2 3 4 इनके जब भंडारण का क्रम था ना, कोयला था सबसे ज्यादा भंडारण किसका, कोयला, फिर चूना का, फिर लौह अयस्क का, फिर बॉक्साइट का। तो भंडारण क्रम यही है, सबसे ज्यादा भंडारण कोयले का है, फिर चूना पत्थर का, फिर लौह अयस्क का। ठीक है, क्यों होता है, आप लोग गोंडवाना क्रम की चट्टान, कुड़प्पा क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान पढ़े होंगे, चट्टान को अगर अच्छे से पढ़े होंगे तब बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखो कुछ खनिज का जो क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जिले में कौन कौन से खनिज का भंडारण है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। देखो ये ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। रायपुर में क्या है, रायपुर के आसपास वाले क्षेत्र में सिर्फ क्या मिलता है, सीमेंट के फैक्ट्री हमको ज्यादातर देखने को मिलता है। सीमेंट बनता है किससे, चूना पत्थर से, है ना। इस वजह से रायपुर में क्या कहेंगे, चूना पत्थर ज्यादा मिलता है। ठीक है, देखो चूना पत्थर रायपुर में लिखा हुआ है। बलौदा बाजार में पूछा जाएगा तो वहां पर भी क्या बोलेंगे, चूना पत्थर ही ज्यादा मिलता है। बलौदा बाजार में भी क्या, चूना पत्थर मिलता है, डोलोमाइट मिलता है और स्वर्ण अयस्क मिलता है। सोना खान वाला जो क्षेत्र है ना, सोना खान और एक राजपुर वाला क्षेत्र है, दो क्षेत्र है जहां पर क्या मिलता है, स्वर्ण धातु मिलता है। ठीक है, सोने का धातु मिलता है, स्वर्ण धातु मिलता है। तो ये बलौदा बाजार में स्वर्ण धातु को तो सोना खान के नाम से याद रखो, और बाकी यहाँ पर चूना पत्थर डोलोमाइट को याद रखना होगा किसके नाम पर, कि वहां पर सीमेंट बनता है। ठीक है, सीमेंट। कुड़प्पा क्रम की चट्टान छत्तीसगढ़ के मैदान वाले क्षेत्र में फैला हुआ है, इसी वजह से वहां पर चूना पत्थर और डोलोमाइट ज्यादा मिलता है। ठीक है, जांजगीर चांपा में भी मिलता है, बिलासपुर में भी मिलता है, और आपको दुर्ग में भी मिलता है, बलौदा बाजार में है, रायपुर में, इस वाले क्षेत्र में पूरे क्या मिलता है, डोलोमाइट और चूना पत्थर ज्यादातर देखने को मिलता है। गरियाबंद में देखा जाए तो गार्नेट खनिज मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे, जिला दर्शन में इसको मैं समझाता हूँ, है ना। हीरा मिलता है, मैनपुर वाला जो क्षेत्र है गरियाबंद का, वहां पर क्या मिलता है, हीरा मिलता है। अलेक्जेंड्राइट मिलता है, अलेक्जेंड्राइट खनिज मिलता है, इसको भी याद रखेंगे, है ना। लौह अयस्क का मैग्नीज उच्च मात्रा में मिलता है, लेकिन बस याद रखेंगे तीनों को इस प्रकार से, गार्नेट, हीरा और अलेक्जेंड्राइट खनिज। दुर्ग में याद रखेंगे, चूना पत्थर में आपको पहले भी समझाया, दुर्ग में क्या मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा। मोल्डिंग सैंड पर भी मिलता है, क्वार्टजाइट भी मिलता है। बालोद में क्या मिलता है, लौह अयस्क मिलता है। बालोद में जो क्या है, एक कौन सी पहाड़ी है, दल्ली राजहरा की पहाड़ी, दल्ली राजहरा की पहाड़ी है, महामाया वाला क्षेत्र है, उस वाले क्षेत्र में क्या मिलता है, लौह अयस्क मिलता है, याद रखेंगे। बेमेतरा में क्या मिलता है, तो चूना पत्थर मिलता है, ये भी बलौदा बाजार के आसपास वाला क्षेत्र है, बलौदा बाजार दुर्ग से घिरा हुआ, इस प्रकार से आपको बेमेतरा, इस वजह से यहाँ पर भी क्या मिलेगा, सीमेंट बनाने का ऐसा
हमको चीजें मिलेंगी, मतलब कि चूना पत्थर मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा, जिससे क्या बनता है, सीमेंट बनता है। हालांकि वहां पर कोई भी सीमेंट कारखाना हमको देखने को नहीं मिलता है। सीमेंट कारखाना कहाँ है, बलौदा बाजार में है, दुर्ग में है, रायपुर में है। तो लेकिन यहाँ पर चूना पत्थर डोलोमाइट तो मिलता है ना, इसको याद रखेंगे। क्वार्टजाइट भी मिलता है ना, रेत ओकर सूक्ष्म मात्रा में, है ना, कोई काम को नहीं छोड़ दो। राजनांदगांव में चूना पत्थर मिलेगा, लौह अयस्क मिलेगा। ठीक है, देखो लौह अयस्क याद रखना, राजनांदगांव में मिलता है। फ्लोराइड खनिज, ठीक है, ये अलग से याद रखना है आपको, फ्लोराइड खनिज मिलता है ना। क्ले मिलता है, क्वार्टजाइट, सिलिका, और ये जो भी मिलता है। देखो अगला यहाँ पर कबीरधाम है ना, बॉक्साइट, बॉक्साइट है, चूना पत्थर, लौह अयस्क है ना, और सोप स्टोन है। धमतरी में क्ले, ये कोई काम का नहीं है। महासमुंद देखो स्वर्ण धातु, क्वार्टजाइट, लौह, चूना। जगदलपुर में चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट और क्वार्टजाइट। नारायणपुर में लौह अयस्क, कांकेर में बॉक्साइट। नारायणपुर में लौह अयस्क, कांकेर में क्या, बॉक्साइट मिलता है। बॉक्साइट मिलता है कोंडागांव में, है ना। दंतेवाड़ा में लौह अयस्क याद रखना, टीन अयस्क याद रखना। बीजापुर में कोरंडम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मिलता है, कोरंडम याद रखना, कोरंडम मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। सुकमा में क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन, टीन, कोरंडम, यहाँ पर भी कोरंडम याद रखना। सुकमा और बीजापुर के लिए कोरंडम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। टीन अयस्क ही बहुत इंपॉर्टेंट है। टीन अयस्क कहाँ कहाँ देख लो, यहाँ पर दंतेवाड़ा और सुकमा में टीन अयस्क, ठीक है, याद रखना। ये टीन और यहाँ पर भी टीन है ना। यहाँ पर कोरंडम है, ठीक है, यहाँ पर कोरंडम है, तो यहाँ पर भी कोरंडम। इस प्रकार से बीजापुर और सुकमा में कोरंडम, दंतेवाड़ा और सुकमा में क्या, टीन, ठीक है। बिलासपुर में चूना पत्थर, डोलोमाइट, सीमेंट बनाने की जो भी चीजें हैं वही, है ना। जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बड़ौदा बाजार, सब क्षेत्र में क्या मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा। मुंगेली में भी वही चूना पत्थर है, क्वार्टजाइट है। और जांजगीर चांपा में भी वही मैं बताया हूँ, चूना पत्थर बनाने की जो भी चीजें रहेंगी, है ना, ये सब सेम सेम है। कोरबा, यहाँ पर कोयला मिलेगा, और क्या मिलेगा, माइका मिलेगा, फायर क्ले मिलेगा, जो कि कोयले की ही परत के रूप में अंदर में मिलता है। सरगुजा में भी क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा। मैनपाट वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पर बॉक्साइट मिल जाएगा। सूरजपुर में क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा, है ना, क्योंकि वहां पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। सूरजपुर हो गया। बलरामपुर में क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा। पाठ प्रदेश है ना, सामरी पाठ वगैरह जहां पर है ना, उसी के आसपास में क्या मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा। जो पाठ प्रदेश में क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, कोयला मिलेगा, है ना। कोरिया में क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। रायगढ़ में क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, क्वार्टजाइट मिलेगा। जसपुर में क्या मिलेगा, मैनी नदी के आसपास क्या मिलेगा, ये स्वर्ण धातु मिलेगा, है ना, और क्या मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, क्योंकि वहां पर भी पाट प्रदेश है। तो आपको अगर चट्टान को अगर अच्छे से पढ़े होंगे, यूट्यूब में मेरे वीडियो डाला हुआ है, चट्टान को अगर बेहतरीन तरीके से आपने समझा होगा, तो आपको खनिज में कभी भी परेशानी नहीं होगा, ठीक है। इसमें वही चीज दिया हुआ है, देखो अभी मैंने जितना भी यहाँ पर इतना सारे जो बकबक में किया हूं ना, वो यहाँ पर सिंपल वे में दिया हुआ है। दंतेवाड़ा में और सुकमा में टीन मिलता है। बीजापुर में, सुकमा में कोरंडम मिलता है। लौह अयस्क दंतेवाड़ा में मिलेगा, नारायणपुर में मिलेगा, और कांकेर में मिलेगा, और बालोद में मिलेगा, राजनांदगांव में मिलेगा, और यहाँ पर कंवरधाम मिलेगा लौह अयस्क, ठीक है। कोयला कहाँ कहाँ मिलेगा, ये सब जगह मिलेगा। बलरामपुर है, सूरजपुर है, कोरिया है, सरगुजा है, रायगढ़, कोरबा, ठीक, ये सभी क्षेत्र में क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। बॉक्साइट, यहाँ बॉक्साइट, यहाँ बॉक्साइट, यहाँ बॉक्साइट, ठीक है, यहाँ पर भी बॉक्साइट, है ना, मतलब ये कबीरधाम जिला में बॉक्साइट, यहाँ पर कांकेर में बॉक्साइट, यहाँ कोंडागांव में बॉक्साइट, यहाँ बस्तर में बॉक्साइट, और बीजापुर में बॉक्साइट। हीरा मिलेगा गरियाबंद में, गार्नेट भी मिलेगा कहाँ, गरियाबंद में। फ्लोराइड मैंने समझाया था राजनांदगांव में, है ना। चूना पत्थर कहाँ कहाँ मिलेगा, ये आसपास वाले क्षेत्र में मिलेगा, जहां पर क्या मिलता है, कुड़प्पा क्रम की चट्टान मिलता है। ये सब में कुड़प्पा क्रम की चट्टान, चूना पत्थर मिलेगा, है ना। जैसे चूना पत्थर कहाँ कहाँ मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा आपका ये बिलासपुर में, जांजगीर चांपा में, बलौदा बाजार में, है ना, रायगढ़ में, सॉरी हाँ, रायगढ़ में भी कुछ मात्रा में, हल्का फुल्का महासमुंद वाले क्षेत्र में, यहाँ पर बिलासपुर वाले क्षेत्र में, सॉरी रायपुर वाले क्षेत्र में, है ना। ये मुंगेली वाला क्षेत्र है, इधर आपका बेमेतरा है, ये दुर्ग है। ये सभी क्षेत्र में क्या मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा। चलो, तो इस प्रकार से ये चीजें यहाँ पर दी हुई है। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर पीडीएफ तो आपको मिल जा रहा है ना, वहां पर डाला रहेगा ये, उसमें से आपको देख लेना है। देखो ये क्वेश्चन 2000 है ना, प्री 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया था, गरियाबंद में एलेक्जेंड्राइट खनिज मिलता है। क्या मिलता है, गरियाबंद में एलेक्जेंड्राइट, जो देवभोग वाला क्षेत्र है ना, वहां पर एलेक्जेंड्राइट खनिज मिलता है। देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाया हुआ है,
कहाँ है गरियाबंद? ये गरियाबंद है। गरियाबंद में ये गार्नेट यहाँ पर लिखा हुआ है ना, गरियाबंद में एक गार्नेट खनिज लिखा है, ध्यान से इसको देखना है आपको। गार्नेट खनिज और क्या मिलता है? एलेक्जेंड्राइट मिलता है। क्या मिलता है? एलेक्जेंड्राइट। गार्नेट, एलेक्जेंड्राइट और हीरा, ये तीन चीज याद रखना है आपको। कहाँ पे? गरियाबंद में। गरियाबंद में ही ये देवभोग है, ठीक है। गरियाबंद में क्या चीज है? ये देवभोग है। तो देवभोग में क्या दिया हुआ है? एलेक्जेंड्राइट, ठीक है, एलेक्जेंड्राइट। बीजापुर में अभी मैंने आपको समझाया कोरंडम खनिज मिलता है। क्या मिलता है? कोरंडम मिलता है बीजापुर में, ठीक। मैप में आपको समझा दिया हूँ, कहाँ समझाया हूँ, बीजापुर में कोरंडम मिलता है बोल करके। ये देखो, ये बीजापुर है, यहाँ पर क्या मिलता है? कोरंडम मिलता है, ठीक है। कोरंडम और कहाँ मिलता है? सुकमा में भी मिलता है, ठीक है। तो कोरंडम कहाँ चला गया? बीजापुर चला गया। स्वर्ण धातु बलौदा बाजार, सोना खान वाला क्षेत्र है, सोना खान और राजपुर वाला क्षेत्र है, राजपुर और सोना खान वाला क्षेत्र है। हीरा कहाँ मिलता है? मैनपुर मिलता है, गरियाबंद में, ठीक है। ये भी गरियाबंद है और ये भी गरियाबंद है, ठीक। गरियाबंद, गरियाबंद इस प्रकार से। चलो, तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पर ए लिया गया है। 2023 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, राज्य में प्राप्त खनिजों को जिलेवार सुमेलित कीजिए। देखो, अब यहाँ पर ए का कहाँ कहाँ मिलेगा, ग्रेनाइट कहाँ कहाँ मिलता है। अब ये थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन कोशिश करते हैं बनाने का। पहले तो बनाओ कोयला का, है ना। कोयला हमको आसानी से मिल जाता है, मतलब आसानी से हमको पता चल जाता है। कोरबा मिलता है क्या? मिलता है। रायगढ़ में मिलता है क्या? मिलता है। सूरजपुर में मिलता है क्या? मिलता है। कोरिया में, हाँ, कोयला मिलता है। कोयला बिलासपुर में मिलता है क्या? नहीं मिलता है। जसपुर में भी नहीं लिखे हैं, नहीं मिलता है जसपुर में। कबीरधाम में भी नहीं मिलता है। कोंडागांव भी नहीं मिलता है कोयला, है ना। तो ये सब तो गलत हो जाएगा, मतलब कि हमारा ए जो ऑप्शन है, मतलब सर जो डी ऑप्शन है, डी जाएगा किसमें? पहले के पास जाएगा, ऐसे। अब देखो, डी का 1 हो गया। डी का 1 किसमें है? इसमें है। ए का ऑप्शन अगर आपको पता है, सिंपल, कोयला कहाँ कहाँ मिलता है हमको पता है, उसके आधार पर हम यहाँ पर बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन देखा जाए तो, लेकिन शुरू देखने से हमको ऐसा लगा था, अरे बाप रे, कैसे होगा क्वेश्चन, कैसे बनाएंगे, लेकिन रहता है आसान, ठीक। ये इसमें जाएगा, बी का 3 में जाएगा, है ना। बी का इस प्रकार से 3 में जाएगा। देख लो कहाँ कहाँ मिलता है, मतलब बॉक्साइट जो खनिज है कहाँ कहाँ प्राप्त होगा। बॉक्साइट वहां वहां पर मिलेगा जहां जहां पे क्या रहेगा? पाठ प्रदेश रहेगा। कोरबा वाले क्षेत्र में है फुटका पहाड़, केरता पहाड़, पवन खेड़ा, ये वाले क्षेत्र में बॉक्साइट खनिज मिल जाता है ना। कोरबा में फुटका पहाड़, केरता पहाड़, पवन खेड़े सब में। कोंडागांव भी बॉक्साइट मिलता है। कबीरधाम में भी कुछ मात्रा में मिलता है बॉक्साइट। जसपुर वाले क्षेत्र में तो मिलता ही है, क्योंकि पाठ प्रदेश वहां पर है ना। चूना पत्थर मैदानी क्षेत्र में मिलेगा ज्यादा। तो यहाँ पर बेमेतरा मिलता है, मैंने बताया था, बिलासपुर में मिलता है, और इसके अलावा सुकमा और बस्तर को भी याद रख लेंगे, ठीक। चलो, इसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान में लौह अयस्क के सर्वाधिक विस्तृत भंडार मिले हैं, ठीक है। भंडार लौह अयस्क, किसका? लौह अयस्क का। तो हमको पता है बैलाडीला की पहाड़ी जो कहाँ है? दंतेवाड़ा में है। उस बैलाडीला की पहाड़ी से विस्तृत भंडार किसका मिला है? लौह अयस्क का मिला है, ठीक है। बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा में, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में संपूर्ण लौह अयस्क संग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा भाग इस राज्य में उपलब्ध है? लगभग 20% जो लौह अयस्क है वो हमारे छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। देश का 20% कहाँ है? हमारे छत्तीसगढ़ में है। 20% मतलब कि 100 में से 20, 1/5वां भाग, ठीक है। 1/5वां भाग मतलब कि ये 5वां भाग हमारे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। देश का लगभग 5वां हिस्सा, 5वां भाग जो लौह अयस्क है हमारे छत्तीसगढ़ में है। 2023-24 में छत्तीसगढ़ को प्राप्त चूना पत्थर का देश के खनिज मूल्य में कितना योगदान था, ये पूछा जाए है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लगभग 11%, 11.69%, ये हम लोगों ने इधर पढ़ा हुआ है। इधर है, ये देखो, 11.69, ठीक है। चूना पत्थर से जो देश को क्या प्राप्त हुआ? खनिज मूल्य प्राप्त हुआ, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है? तो 11.96, मतलब कि ये जो चूना पत्थर से जो देश को जो राजस्व प्राप्त होता है, खनिज मूल्य प्राप्त होता है, तो उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का योगदान 11.96%। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक। ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या? 11.69
प्रतिशत। भारत के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 15.07% छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सही है, मतलब ये कथन तो सही है। भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 19.76% के साथ छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में याद रखेंगे, जनरली हम प्रथम स्थान पर रहते हैं, कभी कभी द्वितीय स्थान पर चले जाते हैं, तो यहाँ पर आंसर में प्रथम स्थान लिया गया है, तो आपको प्रथम ही ऐसे याद कर रखना है। तो भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 19.76% के साथ छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान, तो इसका जो आंसर है ये दोनों सत्य है। ठीक है, आंसर क्या लिया जाता है, दोनों सत्य है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन की परियोजना नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट CMDC है। ठीक, ऐसे है। तो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन की परियोजना नहीं है। CMDC की परियोजना कौन सी नहीं है? ठीक है, CMDC किसके किसके माध्यम, मतलब किसका किसका खनन करता है, कौन कौन सी परियोजना चलाता है CMDC, उसके बारे में याद रखना है। तो कोरंडम खनिज परियोजना है क्या? इसको याद रखना कि लौह को माटी याद रखिए, ट्रिक आपको बता रहा हूं, क्या लौह को बाटी है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, लौह को बाटी। अब देखो क्या क्या है, को से रहेगा, को से क्या रहेगा, कोरंडम रहेगा, है ना। को से क्या रहेगा, कोयला रहेगा और कोरंडम रहेगा। एक मिनट रुक जाओ, नहीं कोयला यहां पर देखते हैं पहले, हाँ। को से क्या क्या रहेगा, कोरंडम और कोल रहेगा। ठीक है, CMDC द्वारा जो परियोजना चलाई जा रही है उसमें कौन कौन सी परियोजना है, तो कोल है, मतलब कोरंडम है, कोल है, टीन है, बॉक्साइट है, लौह है। देखो, तो मैंने यहाँ पर आपको जो समझाया हुआ है, लौह को बाटी, है ना, लोहे का बाटी होता है ना, लोहे का बाटी, तो लौह को बाटी। को से क्या क्या रहेगा, कोरंडम रहेगा और कोल रहेगा। ठीक है, को से क्या क्या रहेगा, कोरंडम और कोल। बाटी से क्या रहेगा, बॉक्साइट रहेगा, टी से क्या रहेगा, मतलब टीन रहेगा। बा से क्या रहेगा, बॉक्साइट, और टी से क्या रहेगा, टीन रहेगा। तो लौह, कोरंडम, कोल, बॉक्साइट और टीन, ये चार CMDC के द्वारा चलाई जा रही परियोजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब CMDC द्वारा इन चारों के लिए परियोजना चलाई जा रही है, लौह परियोजना, कोरंडम परियोजना, इनका खनन उत्खनन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं है, क्या नहीं है पूछा जा रहा है। टीन तो है, कोरंडम भी है, बॉक्साइट भी है, क्या नहीं है, क्वार्टजाइट नहीं है। ठीक है, तो ये जो CMDC है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, 7 जून 2001 को इसका स्थापना हुआ था। 7 जून 2001 को। मुख्यालय कहाँ है, रायपुर में है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था पूछा गया तो क्या बोलेंगे, 7 जून 2001, और रायपुर में इसका क्या है, मुख्यालय है। खनिजों का दोहन एवं विकास करके विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके द्वारा ये जो भी परियोजना है वो चलाई जा रही है। लौह को बाटी आपको याद रहे। ठीक है, लौह को बाटी, लोहे का बाटी, ऐसे करके। NMDC जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, देखो ये छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन था ना, अब ये क्या चीज है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन। तो इसके माध्यम से लौह अयस्क का उत्पादन होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो लौह अयस्क का खनन होता है ना, NMDC करता है। आप चले जाओ ना बस्तर वाले क्षेत्र में चले जाओ, दंतेवाड़ा में चले जाओ, वहां पर क्या है, NMDC। ठीक है, NMDC के माध्यम से क्या होता है, लोहे का अयस्क जो होता है उसको खनन होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पूछा गया तो याद बता देंगे, हैदराबाद में है। और इसका उप मुख्यालय पूछा गया, क्या बताएंगे, दंतेवाड़ा में। SCCL के माध्यम से कोयले का खनन होता है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में कोयले का खनन उत्पादन किसके माध्यम से होता है, तो SCCL के माध्यम होता है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के माध्यम से क्या होता है, मतलब कि कोयले का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन किसके माध्यम से होता है, SCCL के माध्यम से। इसका मुख्यालय याद रखेंगे बिलासपुर में, और उप मुख्यालय याद रखेंगे विश्रामपुर में। ठीक है, उप मुख्यालय कहाँ है, विश्रामपुर में, मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर में है। गलत कथन का चयन करना है, डी। देखो क्या है, टीन कैसेटराइट नामक चट्टान से प्राप्त होता है क्या, हाँ होता है, ये सही है ना, कथन ये वाला सही है। प्रदेश में इसका भंडार राष्ट्रीय औसत का 35% है। ठीक है, ये भी सही है। हमारे देश का जो 35% टीन हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है, मैंने बताया था ना, और उत्पादन 100% होता है। इसका उत्पादन छत्तीसगढ़ में संपूर्ण भारत में पहला स्थान है। ठीक है, ये भी सही है। पूरे भारत में हम टीन उत्पादन में सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि 100% उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से होता है। पूरे टीन का
है ना। पूरे टीन का जो उत्पादन होता है ना पूरे भारत में, मतलब भारत में जो जितने भी टीन का उत्पादन होता है वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ उत्पादन करता है, और कोई दूसरा राज्य नहीं जो कि टीन का उत्पादन करे। तो पहले स्थान पर है। राज्य में केवल दो, सॉरी, भारत में केवल 2 ही राज्य ही टीन का उत्पादन करता है, ऐसा बोला जाए तो ये कथन गलत है। मतलब ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। देखो जो अभी हम लोगों ने देखा ना, कैसेटराइट नाम का जो एस का होता है वो टीन का होता है। किसका होता है, टीन का होता है। देखो ये कैसेटराइट नाम का जो एस का होता है वो किसका है, इसके लिए है, टीन के लिए है। टीन कैसेटराइट नामक एस से प्राप्त होता है। ठीक, कथन सही था। यहाँ पर देखो कैसेटराइट जो एस का है वो किसका है, टीन, मतलब कैसेटराइट नामक जो खनिज है उससे हमको टीन एस का प्राप्त होता है, कैसेटराइट से। ठीक, इसी प्रकार देखो एल्यूमिनियम किससे किससे प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम को जो एस का है कैसे कैसे प्राप्त होता है, बॉक्साइट से प्राप्त होता है, बॉक्साइट खनिज से, कोरेंडम से प्राप्त होता है, क्रायोलाइट से प्राप्त होता है, फेल्सपार से प्राप्त होता है। कैल्शियम किससे किससे प्राप्त होता है, कैल्साइट से प्राप्त होता है, फ्लोरोस्पार से प्राप्त होता है। मैग्नीशियम किससे किससे प्राप्त होता है, डोलोमाइट से प्राप्त होता है, कार्नालाइट से प्राप्त होता है, मैग्नेसाइट से प्राप्त होता है। लौह ऐसा किससे किससे प्राप्त होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। देखो याद रखना, यहाँ पर मैग्नेसाइट है ना, ये मैग्नेसाइट है और यहाँ पर मैग्नेटाइट है। टाइट, लोहा टाइट होता है ना, हार्ड होता ही नहीं, लोहा कठोर होता है, तो टाइट याद रखेंगे, मैग्नेटाइट है ना। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। अब इनमें परसेंटेज ऑफ आयरन दिया है, आयरन का प्रतिशत यहाँ पर दिया है। मैग्नेटाइट में सबसे ज्यादा आयरन का प्रतिशत होता है और बाकी ऑक्सीजन रहेगा, अशुद्धि रहेगा या फिर ऑक्सीजन रहेगा, ऐसा बोलेंगे, और अशुद्धि और ऑक्सीजन। तो जो मैग्नेटाइट जो होता है, मैग्नेटाइट में लगभग 72%, मतलब जो मैग्नेटाइट नाम का जो खनिज है उस खनिज में 72% आयरन मिलता है। ठीक है, 72% क्या होता है, आयरन रहता है। हेमेटाइट में लगभग 70%, है ना, 69.9% रहता है। लिमोनाइट में 59.8% लगभग, सीडराइट में लगभग 48%। ठीक है, अब देखो यहाँ पर खनिज और अयस्क में अंतर बताया गया है। खनिज क्या चीज है, ऐसे भौतिक पदार्थ जो खान से खोद कर निकाला जाता है। अयस्क जिन खनिजों से धातुओं को निष्कर्षण सफलतापूर्वक किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। ये जो अयस्क है ना, अयस्क, अयस्क क्या होता है, जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण सरलतापूर्वक किया जा सकता है उन्हें अयस्क कहते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। चलो दोनों में डिफरेंस यहाँ दिया गया है, एक बार पढ़ लेंगे वो समझ में आ जाएगा, आपको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं उसमें। निम्न में असुमेलित कि क्या, असुमेलित कथन का चयन करे बोला जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखो क्या है, एल्यूमिनियम अयस्क का क्रायोलाइट, मैग्नीशियम का कार्नेलाइट, टीन का कैसिटराइट। ठीक है, देखे थे, ये भी देखे हैं। लौह ऐसे का हम लोगों ने मैग्नेटाइट देखा था। ठीक है, मैग्नेसाइट नहीं होता है, क्या होता है, मैग्नेटाइट होता है, टाइट होता है वो। ठीक है ना, लौह क्या होता है, टाइट होता है। उद्योग। अब ठीक, अगला टॉपिक हमारा क्या चीज है, उद्योग है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा, तो मैंने आपको क्या समझाया था, क्या समझाया था, विनिर्माण का समझाया था। ठीक है, क्या समझाया था, विनिर्माण का। ये देखो मैक्सिमम योगदान किसका है, विनिर्माण का, और मैक्सिमम जो वृद्धि दर है वो निर्माण का है। ठीक है, याद रखना है। चलो, तो उद्योग के सेक्टर में हमको ये सभी देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है, खनन उत्खनन आता है, निर्माण आता है, विनिर्माण आता है, विद्युत गैस जलापूर्ति, ये सभी कुछ किस में आता है, उद्योग के क्षेत्र में ही आता है। देखिए अब इसके बाद वृहद औद्योगिक क्षेत्र, मतलब कि बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। वृहद औद्योगिक क्षेत्र है, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र है, लघु औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र है। तो ये सब होता क्या है, इसको समझते हैं। देखो जो औद्योगिक क्षेत्र है, वृहद औद्योगिक क्षेत्र क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरिया किसको कहते हैं, वैसे क्षेत्र है जहां पर सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं मुहैया कराती है, उन्हीं सब क्षेत्र क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। अब अगर वृहद बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होगा तो उसको हम लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया कह देंगे, मतलब कि वृहद औद्योगिक क्षेत्र बोल देंगे। थोड़े कम में रहेगा उसको हम मध्यम बोल देंगे, और कम में रहेगा उसको हम स्मॉल बोल देंगे, और कम रहेगा जिसको हम क्या बोल देंगे, सूक्ष्म बोल देंगे। तो उनके क्षेत्रफल के हिसाब से उनके मतलब एरिया वाइज यहाँ पर बताया गया है कि मतलब कि कौन कौन सा जो औद्योगिक विकास केंद्र है उसको मतलब ये बताया गया, मतलब कौन कौन सा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक, औद्योगिक क्षेत्र है, उनके एरिया वाइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो अगर देखो यहाँ पर आप ऐसे ही सिंपल ग्राफ बना सकते हो, मानकर चलो 0 से
50 हेक्टेयर तक का कोई क्षेत्र है उसको हम क्या बोलेंगे, सूक्ष्म बोल देंगे। 0 से 50 हेक्टेयर का जो कोई क्षेत्र अगर है उसको हम सूक्ष्म बोल देंगे। क्यों बोलेंगे, ये देखो यहां पर बोला जा रहा है 0 से 50 हेक्टेयर तक का कोई क्या रहेगा, जो इंडस्ट्री रहेगा उसको हम क्या बोल देंगे, माइक्रो बोल देंगे, मतलब कि सूक्ष्म बोल देंगे। इसके बाद 50 से 100 हेक्टेयर तक का कोई अगर क्षेत्र है, मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र है, उसको हम स्मॉल बोल देंगे, मतलब कि लघु बोल देंगे। क्या बोलेंगे, लघु बोलेंगे। मतलब कि 50 से क्या 100 तक, 50 से 100 हेक्टेयर का कोई है उसको हम क्या बोल देंगे, लघु, मतलब कि स्मॉल। और ये क्या था, माइक्रो इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जानेंगे। अब इस प्रकार से 100 से 200 जो रहेगा उसको हम क्या बोल देंगे, मध्यम बोल देंगे, मतलब कि मीडियम बोल देंगे, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र। और 200 से ऊपर जितना भी रहेगा उसको हम वृहद बोल देंगे। इस प्रकार से 200 हेक्टेयर से अधिक का कोई क्षेत्र रहेगा, मतलब कि कोई औद्योगिक क्षेत्र, इसको हम क्या बोल देंगे, वृहद औद्योगिक क्षेत्र बोल देंगे। तो 0 से 50 हेक्टेयर को क्या बोलेंगे, सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र, माइक्रो, मतलब कि माइक्रो इंडस्ट्रियल एरिया। 50 से 100 को क्या बोलेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब कि लघु इंडस्ट्रियल एरिया बोलेंगे और लघु औद्योगिक क्षेत्र बोलेंगे। फिर 100 से 200 वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, मतलब 100 से 200 हेक्टेयर तक का जो क्षेत्रफल रहेगा उसको मध्यम बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे। और 200 से अधिक रहेगा उसको हम वृहद बोलेंगे, मतलब कि लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया बोल देंगे। ठीक है, 200 से अधिक हेक्टेयर का क्षेत्रफल क्या बोलेंगे, लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया। अब लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया मतलब कि वृहद औद्योगिक क्षेत्र में, मतलब वृहद औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है। तो देखो इसमें एक तो औद्योगिक विकास केंद्र है, ठीक है, सॉरी, औद्योगिक विकास केंद्र उर्ला। लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया कौन कौन सा है, तो पहले तो याद रखेंगे उर्ला। इसका ट्रिक अभी बताऊंगा आपको, ट्रिक के साथ याद रख लेंगे। उर्ला रहेगा, इसके बाद यहाँ पर सिलतरा रहेगा, है ना, उर्ला है सिलतरा है, दोनों रायपुर में है। कहाँ ये, दोनों रायपुर में। तो उर्ला, सिलतरा, फिर दुर्ग में है बोरई, फिर बिलासपुर में है क्या, सिलपहरी और सिरगिट्टी। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। देखो बोरी जानते हो ना, बोरी, ऐसे बोरी। इस बोरी को उल्टा करेंगे, कैसे करेंगे, उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे मतलब कि अंदर वाला भाग को हम ऊपर इस प्रकार से ले आएंगे, मतलब इसको पलटा देंगे, उल्टा देंगे, ऐसा बोलेंगे, है ना। तो उर्ला से याद रखना उल्टा, है ना। बोरी बोरी को हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, उर्ला कर रहे हैं। और इसमें हम गिट्टी डालेंगे, क्या डालेंगे, गिट्टी, सिरगिट्टी, है ना, उर्ला, बोरी, और इसको सिल देंगे। बोरी को उल्टा करेंगे, उल्टा कर क्या करेंगे, उसमें गिट्टी डालेंगे और गिट्टी डाल क्या कर देंगे, उसको सिल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से चारों पांचों नाम आपको इसमें फिट हो जा रहा है। ठीक, गिट्टी डालेंगे, सिल देंगे, सिलतरा, सिलतरा और सिलपहरी, सिल देना, एक बिलासपुर में है, एक रायपुर में है, बोराई दुर्ग में है, उर्ला रायपुर में है। इस प्रकार से क्या चीज है, औद्योगिक क्षेत्र है, मतलब कि औद्योगिक विकास केंद्र है। उद्योगों को यहाँ पर विकास किया जाता है, उद्योगों को विकास किया जाता है, मतलब कि वही औद्योगिक विकास या फिर औद्योगिक क्षेत्र कह सकते हो। तो ये 5 नाम हम लोगों ने देखा जो कि क्या चीज है, लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत आता है। जिसमें उर्ला के बारे में बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है, 1990 में इसको बनाया गया था। ठीक है, प्रदेश का मतलब राज्य का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है, जिसको 1990 में इसको स्थापित किया गया था। सर्वाधिक रोजगार देने वाला भी यही है। ठीक है, सर्वाधिक रोजगार देने वाला ही जो औद्योगिक विकास केंद्र है, फिर औद्योगिक क्षेत्र है, क्या चीज है, उर्ला है। यहाँ पर ड्राई पोर्ट की सुविधा है, मतलब कि सूखा बंदरगाह की स्थापना यहाँ पर किया गया है। ठीक है, सामान को गाड़ी में डालने, उतारने, इन सब के लिए वहां पर सूखा बंदरगाह की सुविधा है। जैसे कि समुद्र किनारे बंदरगाह होता है ना, शिप से सामान उतारने चढ़ाने, किसी प्रकार से बड़े बड़े जो भी यहाँ पर क्या है, क्या बोलते हैं इसको, कंटेनर वगैरह से सामान उतारने चढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, ड्राई पोर्ट की सुविधा यहाँ पर स्थापित मतलब बनाया गया है। कहाँ पे, उर्ला में। सिलतरा में देखो प्रदेश का सबसे बड़ा या फिर सबसे विस्तृत औद्योगिक केंद्र है। कहाँ, मतलब कौन सा है, सिलतरा। तो रायपुर का ही दो आपको याद रखना है, एक तो उर्ला को, दूसरा सिलतरा को। सिलतरा क्या चीज है,
सबसे बड़ा या फिर सबसे विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र है। उरला क्या है? प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है। 1990 में इसकी स्थापना हुआ था। सर्वाधिक यहाँ पर रोजगार दिया जाता है, सर्वाधिक रोजगार प्राप्त होता है यहाँ पर उरला में। मतलब कि सर्वाधिक रोजगार देने वाला औद्योगिक विकास केंद्र कौन सा है? तो उरला बोल देंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो मध्यम में क्या क्या नाम आ रहा है। देखो मध्यम में क्या क्या रहेगा। एक तो भनपुरी रहेगा। अब इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? हाथ में पूरी, कहाँ पे? हाथ में, ऐसे हाथ में कहीं पे हम पूरी बांट रहे हैं, हम साथ में मांगेंगे ऐसे, मतलब हाथ में मांगेंगे। प्रसाद वगैरह मिलता रहता है, खीर पूरी इस प्रकार से हाथ में जाकर उसको मांगते हैं। तो हाथ में क्या करना? पूरी को मांगना ऐसे। तो भनपुरी, ठीक, क्या? पूरी, भनपुरी, भनपुरी हो गया। हाथ मतलब कि हथ खोज हो गया। और में से क्या रहेगा? मेटल पार्क। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र मेटल पार्क रायपुर। ये कहाँ? मतलब रायपुर में है। तो ये इस प्रकार से कौन सा है? ये मध्यम औद्योगिक क्षेत्र है। लघु औद्योगिक क्षेत्र में देखो क्या क्या रहेगा। ग्राम लखनपुरी, औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, है ना? तिफरा कहाँ है? बिलासपुर में है। तो लखनपुरी कांकेर में है। और तीसरा कहाँ है? बिलासपुर में है। नैनपुर गिरवरगंज कहाँ है? सरगुजा में है। फूड पार्क बगौद कहाँ है? धमतरी में। एग्जाम में पूछा गया है ना, अभी क्वेश्चन भी आएगा इसका। बिरकोनी महासमुंद में है। ठीक है, बिरकोनी कहाँ है? महासमुंद में। महरूम कला राजनांदगांव में है। अब देखो ये सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर मध्यम भी हो चुका है। सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र को देखो। रावा भाठा रायपुर में, तेंदुआ रायपुर में, आमासेनी रायपुर में, बरतोरी तिल्दा रायपुर में, है ना? ग्राम तूता नया रायपुर में, सिलपहरी बिलासपुर में, कापन जांजगीर चांपा, महरूम खुर्द राजनांदगांव में, हरिन छपरा अंजनी टेकनार और रेठी। ये जितना भी है क्या सब क्या चीज है? माइक्रो इंडस्ट्रियल एरिया है। माइक्रो याद रहे या ना रहे आपको, लघु याद रख लो, मध्यम याद रख लो और बृहद याद रख लो। ठीक है, तीनों को याद रखो, इतना काफी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? सबसे अधिक विस्तृत मैंने आपको क्या बताया था? सिलतरा। कौन सा तरह? सिलतरा। औद्योगिक विकास केंद्र के नाम, सॉरी, विकास केंद्र स्थान में सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? रायपुर में सिलतरा है, बोराई दुर्ग में है, सिरगट्टी बिलासपुर में है, अंजनी रायगढ़ में नहीं है। ठीक है, अंजनी कहाँ है? अंजनी है गौरेला पिंडा मरवाही में। पहले बिलासपुर में था, अब कहाँ चला गया है? गौरेला पिंडा मरवाही। 35वां देखो। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 23-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्य पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का वृद्धि दर सबसे कम रही? किस क्षेत्र का वृद्धि दर सबसे कम रही? तो रेलवे का, है ना? रिपीटेड क्वेश्चन, पहले भी इस क्वेश्चन को देखे थे। राज्य की नवीन औद्योगिक नीति कब से कब तक लागू है? मतलब कब से लागू है? 1 नवंबर 2024 से लागू है। 1 नवंबर 2024 से लागू है। 30 मार्च 2030 तक रहेगा। बहुत बार क्वेश्चन को देखेंगे, करंट अफेयर्स में इसके बारे में बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र मतलब कि इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे है? हाँ सॉरी, की स्थापना का उद्देश्य क्या है ये बोला जा रहा है। तो उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य रहता है लघु एवं अति लघु क्षेत्र की स्थापना करना, मतलब सॉरी, लघु एवं अति लघु उद्योगों की स्थापना करना। माइक्रो और स्मॉल जो इंडस्ट्री होता है उसको डेवलप करना इसका काम होता है। किसका काम होता है? IIDC। ठीक है, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर का काम क्या होता है? स्मॉल और माइक्रो जितना भी इंडस्ट्री होता है, उद्योग जो होता है, उन्हीं का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। 38 देखो। छत्तीसगढ़ में मेगा फूड पार्क कहाँ है? बगौद में। कहाँ है? बगौद में। ठीक है, सिंपल, अभी जस्ट बताया आपको। छत्तीसगढ़ का बजट को देखो। ठीक है, यहाँ पर हम इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर बजट हमको समझना है। ठीक, इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। जैसे बजट को जब हम देखेंगे ना, ये सब आपको पीडीएफ जो मिलेगा ना उसमें सब डाला रहेगा। पीडीएफ अगर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप में आपको पीडीएफ फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम में होता क्या है ना, 2-4 दिन बाद नया नया कुछ कंटेंट भेज दो तो वो फिर पीछे छूट जाता है। कभी डिलीट हुआ, कभी कुछ और हो गया। टेलीग्राम को कोई भरोसा नहीं रहता। व्हाट्सअप में क्या है, जैसे ही आप मैसेज करोगे हम इधर से फॉरवर्ड मार देते हैं।
व्हाट्सएप में अपडेटेड रहते हैं, टेलीग्राम में अपडेटेड हम नहीं रहते हैं। लिंक में अगर मैं डाल दूं, मतलब डिस्क्रिप्शन में अगर मैं डाल देता हूँ, तो वहां पर क्या होता है कि लिंक पर क्लिक किया, खुला तो खुला, बहुत लोगों के पास डाउनलोड नहीं होगा, बहुत लोगों के पास वो डेटा के इशू, कुछ और इस प्रकार से लिंक से भी दिक्कत होता है, गूगल ड्राइव वगैरह से कनेक्ट करेंगे तो। चलो अब देखो, इसको समझते हैं, छत्तीसगढ़ में बजट को समझते हैं 2000। देखो यहाँ पर बजट 2024-25 का देखते हैं, ठीक है, 2024-25 का। लेकिन यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसमें 23, मतलब कि जिस वर्ष का इकोनॉमिक सर्वे देख रहे हैं, उस वर्ष का जो बजट किस प्रकार से रहा उसके बारे में यहाँ पर दिया जा रहा है। हालांकि बजट हम 2024-25 में पढ़ते हैं, लेकिन हमको इस प्रकार से इसको अभी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब चाहे तो अनुमानित बजट, मतलब कि 24-25 का जो अनुमानित बजट है उसको पढ़ सकते हैं, उसमें भी इस प्रकार से डेटा दिया रहता है, लेकिन उसमें इतना इतना खर्च करेंगे और इस योजना में खर्च करेंगे ऐसे दिया था। तो वो योजना जो हो जाता है ना, वो इंपॉर्टेंट रहता है। 2024-25 के बजट के अनुसार अगर हम बात करेंगे, तो वहां पर जो योजना वगैरह दिया रहता है ना, इस योजना में इतना रुपए, इस योजना में इतना रुपए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के बजट 2023-24 के आधार पर देखो यहाँ पर क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य को, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को कुल आय की प्राप्ति कितनी हुई थी, कुल प्राप्ति, ठीक, कुल आय की प्राप्ति कितनी हुई थी। तो ये 1,21,000, देखो क्या दिया भाई, 1,21,500.73 करोड़ रुपए की आय प्राप्ति हुई थी, ठीक है, 1,21,500.73 करोड़ रुपए की आय प्राप्ति। और कुल व्यय कितना हुआ था, छत्तीसगढ़ सरकार तो इतना आय प्राप्त किया था, कुल व्यय कितना हुआ है, तो 1,21,500 दशमलव, है ना, 1,21,500.25 करोड़ रुपए का क्या हुआ है, व्यय हुआ है, ठीक। आय थोड़ा ज्यादा प्राप्त हुआ, व्यय थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक, इस प्रकार से है। अब देखो, जो आय प्राप्त होता है, मतलब जो आय प्राप्त हुई हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को, आय का जो प्राप्ति हुआ, ये दो प्रकार से निकलता है, एक तो राजस्व प्राप्ति, एक तो पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति मतलब कि जो भी संपत्ति वगैरह है हमारे पास, मानकर चलो कोई किसी सेक्टर को हमने सेल कर दिया, किसी सेक्टर को बेच दिया, ठीक, कोई भवन को बेच दिया, कुछ और चीजों को बेच दिया, है ना, तो जैसे एयरलाइंस वगैरह को बेचा जा रहा है ना, वैसा टाइप से, तो उसको पूंजीगत प्राप्ति बोल देंगे। एयरलाइंस को बेच दो, या फिर मानकर रेलवे को बेच देते हैं, पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगी। कुछ भवन को बेच दिया, किसी स्कूल को बेच दिया, किसी कॉलेज को बेच दिया, ऐसा टाइप से प्राइवेटाइजेशन अगर कर दिया जाता है, उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है, पैसा लेकर के, उसको हम क्या बोल देते हैं, पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं, ठीक। राजस्व प्राप्ति, जो टैक्स वसूलने के माध्यम, टैक्स वसूल करके जो पैसा प्राप्त होता है ना, उसको राजस्व प्राप्ति कहते हैं। तो गवर्नमेंट को दो प्रकार से राजस्व की प्राप्ति होती है, दो तरीके से क्या होता है, रिवेन्यू प्राप्त होता है, एक तो राजस्व और दूसरा पूंजीगत प्राप्ति। मतलब कि कुल जो आय प्राप्त होता है, मतलब छत्तीसगढ़ सरकार को या फिर किसी भी सरकार को जो प्राप्त होता है, आय प्राप्त होता है, उसको जो उनके पास इनकम को जो सोर्स है, वो दो प्रकार से होता है, या तो टैक्स वसूल लो, राजस्व प्राप्त कर लो, या तो किसी सामान को बेच दो, ठीक, कुछ चीजों को बेच दो, प्राप्त हो जाएगा। तो राजस्व की जो प्राप्ति हुई इतना हुई है, 1,06,000.73 करोड़ रुपए का, और पूंजीगत प्राप्ति 15,500 करोड़ रुपए का पूंजीगत प्राप्ति हुआ। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ को आय कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ, दो माध्यम हम लोग देख ले। इसी प्रकार से व्यय कहाँ कहाँ होता है, तो व्यय भी कहाँ कहाँ पे होगा, राजस्व व्यय होगा, है ना, और दूसरा क्या होगा, पूंजीगत व्यय होगा, ठीक। इसके बाद देखो, ये जो राजस्व प्राप्ति छत्तीसगढ़ सरकार जो हुई है, इसमें भी ये दो प्रकार से इसको देखेंगे। एक तो राज्य का राजस्व, मतलब कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है वो जो टैक्स वसूलती है, जो राजस्व प्राप्त होता है, वो एक रहेगा। और दूसरा केंद्र से प्राप्त राजस्व, मतलब कि जो केंद्र सरकार टैक्स वसूलती है, उसमें छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा था वो कितना था, वो ये है, मतलब केंद्र से प्राप्त कितना हुआ है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक तो राज्य स्वयं का राजस्व, मतलब राज्य को स्वयं का राजस्व प्राप्त होता है, मतलब टैक्स वसूलने के माध्यम से, या फिर खनिज वगैरह से प्राप्त हुआ है, या फिर और जो भी चीजों से प्राप्त हुआ, उसको हम यहाँ पर राजस्व बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य को राजस्व प्राप्त हुआ है, वो कितना हुआ है, 56,200 करोड़ रुपए, ठीक है, 56,200 करोड़ रुपए का है राज्य का स्वयं का राजस्व। छत्तीसगढ़ राज्य को स्वयं का राजस्व, चाहे वो टैक्स वसूल करके, चाहे वो खनिज के माध्यम से, चाहे और किसी भी माध्यम से जो राजस्व प्राप्त हुआ है, वो कितना है, 56,200 करोड़ रुपए। केंद्र से प्राप्त जो राजस्व है, मतलब कि केंद्र सरकार को जो भी राजस्व प्राप्त हो, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना है, तो ये इतना है, ठीक है, 49,800.73 करोड़ रुपए, ठीक है, 49
मतलब 49,800.73 करोड़ रुपए। ठीक है, ये क्या है, केंद्र से प्राप्त राजस्व है, छत्तीसगढ़ सरकार को दिया गया ना, इतना छत्तीसगढ़ का हिस्सा है ये केंद्र का, मतलब केंद्र का जो राजस्व होता है उसमें छत्तीसगढ़ का हिस्सा ये इतना है। दोनों को मिलाओगे तो कुल प्राप्ति हो जाएगी इस प्रकार से, मतलब कुल राजस्व प्राप्ति हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार को जो कुल राजस्व प्राप्त हुआ है ये इतना हुआ है। ठीक है, इसमें इसका हिस्सा इतना और इसमें मतलब राज्य का स्वयं का हिस्सा ये है और एक केंद्र से प्राप्त प्राप्तियां जो है वो है। ठीक है, अब राज्य के जो स्वयं को जो राजस्व है इसको भी दो प्रकार से बांट दिया गया है। एक तो कर राजस्व, मतलब कि एक तो टैक्स वसूल करके, और दूसरा गैर कर राजस्व। ठीक है, एक तो टैक्स इम्पोज करके और दूसरा गैर कर राजस्व, मतलब कि वही जैसे कि किससे, खनिज वगैरह से प्राप्त हो गया है, फिर और किसी भी सोर्स के माध्यम से प्राप्त हो गया, उसको बोला जा रहा है। तो एक तो गैर राजस्व, दूसरा क्या चीज है, गैर कर राजस्व। ठीक है, एक तो कर राजस्व है, क्या चीज है, कर राजस्व, दूसरा क्या है, गैर कर राजस्व। तो गैर कर राजस्व से और कर राजस्व से कितना कितना प्राप्त हुआ है वो देखो, 38,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए किससे, कर राजस्व से, और 18,200 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है गैर कर राजस्व से। केंद्र से जो प्राप्ति हुआ है ना, इतना केंद्र से प्राप्ति हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार को। तो इसमें केंद्र मतलब केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा है ये 34,800.73 करोड़ रुपए, मतलब कि 34,800 करोड़ रुपए है ना, लगभग 34,800 करोड़ रुपए ये केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी टैक्स वसूलती है उस टैक्स में हमारे छत्तीसगढ़ को कितना प्राप्त हुआ, इतना प्राप्त हुआ। ठीक है, 34,800 करोड़ रुपए। इसी प्रकार से सहायता अनुदान केंद्र के द्वारा राज्य को, राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य को कितना सहायता अनुदान दिया गया है, इतना है। ठीक है, 15,000 करोड़ रुपए। तो छत्तीसगढ़ को जो राजस्व प्राप्त होता है, ठीक है, जो राजस्व की प्राप्ति होती है वो राजस्व की प्राप्ति दो प्रकार से होती है। किससे किससे होती है, एक तो राज्य स्वयं राजस्व निकालता है, चाहे वो टैक्स वसूल के, चाहे खनिजों के माध्यम से, जैसा भी हो, तो राज्य को इस प्रकार से राजस्व प्राप्त होता है। और दूसरा केंद्र से जो केंद्र को जो राजस्व प्राप्त होता है उसमें राज्यों को जो दिया जाता है, ठीक है, उसमें राज्य का जो हिस्सा होता है, तो ये चीज यहाँ पर है। ठीक है, अब इसमें भी हम दो प्रकार से देखते हैं, क्या क्या, एक तो राजस्व मतलब कर राजस्व है ना, मतलब कि टैक्स वसूल करके जो राजस्व प्राप्त होता है, जो रिवेन्यू प्राप्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर राजस्व बोलते हैं। टैक्स के माध्यम से रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है, ये गैर कर राजस्व है ना। इसको टैक्स के अलावा जो भी चीजें हैं वहां से जो रेवेन्यू जनरेट किया गया है। केंद्र में भी वैसी, केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा है वो देखो, मच्छर को चेहरे पे आ रहा है, क्या बोलोगे, सहायता अनुदान। ठीक है, मतलब एक तो ये केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा है वो, दूसरा क्या, सहायता अनुदान। ठीक है, दोनों इस प्रकार से इतना इतना है। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक, एग्जाम में सब पूछा जाता है। राजस्व आधिक्य याद रख लो। तो राजस्व आधिक्य कितना है, ये राजस्व आय और राजस्व व्यय का, राजस्व आय में राजस्व व्यय को घटा दोगे तो हमको राजस्व आधिक्य मिल जाता है। ठीक है, राजस्व आय और राजस्व व्यय को घटा दोगे तो हमको इतना प्राप्त होगा। मतलब कि देखो यहाँ पर कहाँ है, राजस्व आय और राजस्व व्यय। ठीक है, इसको किस प्रकार से घटाया गया एक बार आप लोग देख लीजिएगा, है ना, जहां तक ये इसमें से इसको घटाया गया है, इसमें से इसको आप घटाएंगे तो इतना आएगा, मतलब कि इसमें से इसको घटा देंगे तो आपको इतना प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब लगभग 3500 करोड़ के आसपास प्राप्त होगा। ठीक है, वैसे ही किया गया है, इसको एक बार आप लोग घटा के देख लो कितना होता है ना। तो राजस्व आधिक्य कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, राजस्व आधिक्य कहलाता है ये, मतलब कि राजस्व आय से राजस्व व्यय को घटा दोगे क्या कहलाएगा, राजस्व आधिक्य कहलाएगा। तो राजस्व आधिक्य इतना है। ठीक है, जितना हमको जो राजस्व प्राप्ति हुई है और जितना हमारा व्यय हुआ है, राजस्व व्यय हुआ है, उन दोनों को माइनस अगर करेंगे तो राजस्व आधिक्य हो जाएगा। ठीक है, राजस्व आधिक्य इतना है इस बार का। तो ये जो हम लोगों ने देखा है, जो राजस्व प्राप्ति भी मैं आपको समझाया। ठीक, कहाँ है राजस्व प्राप्ति, ये राजस्व प्राप्ति। इस राजस्व प्राप्ति में यहाँ पर राज्य का राजस्व और केंद्र से प्राप्त राजस्व। ठीक है, मतलब कि राज्य का राजस्व और केंद्र से प्राप्त राजस्व, इस प्रकार से। अब राज्य का जो राजस्व है वो दो प्रकार का मैंने आपको समझाया, कर राजस्व और दूसरा गैर कर राजस्व। इसमें भी केंद्र से, केंद्रीय जो कर है उसमें भी क्या, कर राजस्व, और दूसरा यहाँ पर सहायता अनुदान, मतलब केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा और सहायता अनुदान।
सहायता अनुदान भी करती है, मतलब कि जो केंद्र होता है वो राज्यों को क्या करती है, सहायता अनुदान भी देती है। ठीक, कुछ फंड देती है, सहायता करती है, समझ सकते हो। अब इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, ध्यान से क्यों समझना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स 2022 में। ठीक, अब क्वेश्चन देखो कैसे बना है, अब इनको कैसे आपको समझना है। ये कर राजस्व है ना, ये राज्य का स्वयं का कर राजस्व है, मतलब कि राज्य सरकार स्वयं जो टैक्स वसूलती है वो पैसा ये है। केंद्र जो टैक्स वसूल करके पैसा प्राप्त करती है उसमें राज्य का जो हिस्सा रहता है वो ये है, मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो हिस्सा है वो ये है। मतलब ये है कि यहाँ पर जो 38,000 करोड़ जो है हमारा छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं टैक्स वसूली है। ठीक है, स्वयं कर वसूली है, राजस्व उसको इतना प्राप्त हुआ है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर वसूली थी वो कितना है, 34,800 करोड़ रुपए। सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर वसूली थी उसमें ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना है, छत्तीसगढ़ कितना प्राप्त हुआ है, 34,800 रुपए, सॉरी 34,800 करोड़ रुपए। ठीक है, 34,800 करोड़ रुपए ये केंद्र सरकार के द्वारा जो टैक्स वसूला गया था उसमें छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। ये छत्तीसगढ़ स्वयं टैक्स वसूली है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्वयं टैक्स वसूल जो वसूला गया है वो इतना है, 38,000। ठीक है, दोनों में ज्यादा कौन है, दोनों में ये ज्यादा है। छत्तीसगढ़ स्वयं जो टैक्स वसूली है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्वयं जो टैक्स वसूला गया है ना, कर राजस्व जो प्राप्त हुआ है वो ज्यादा है किसके कंपेरिजन में, केंद्रीय करों में छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है उसके उसके कंपेरिजन, मतलब कि केंद्र के द्वारा जो केंद्रीय कर में जो छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा प्राप्त हुआ है उससे तो ज्यादा है कि स्वयं वसूली है। ठीक है, तो टैक्स दो प्रकार से वसूला जाता है, एक तो केंद्र के माध्यम से और एक राज्य में भी, है ना, केंद्र राज्य दोनों। तो छत्तीसगढ़ राज्य स्वयं जो टैक्स वसूली है वो ज्यादा है, केंद्र का कम है। ठीक है, अब इसमें देखोगे तो लगभग 52% क्या चीज है, ये कर राजस्व है, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का स्वयं का कर राजस्व है। जबकि यहाँ पर 47% क्या चीज है, केंद्रीय करों में राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा है। ठीक है, ये दोनों में अगर देखोगे इस प्रकार से, ठीक है, तो ज्यादा कौन सा है, ये है। इसी प्रकार से गैर कर राजस्व, ठीक है, गैर कर राजस्व मतलब कि टैक्स वसूल ना करके कोई और माध्यम से हमको मान चलो ये पैसा प्राप्त हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, गैर कर राजस्व बोलेंगे। इसी प्रकार से सहायता अनुदान, है ना, सहायता अनुदान, केंद्र के द्वारा सहायता अनुदान दिया गया है राज्य को। तो इन दोनों में देखेंगे, मतलब ये दोनों क्या कहलाएगा, गैर कर राजस्व है। ये दोनों चीज क्या चीज है, ये दोनों ऐसा ऐसा राजस्व है जिसको टैक्स के माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब जो कि टैक्स के माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ है। ये दोनों को हम मिला क्या बोलेंगे, गैर कर राजस्व बोलेंगे। केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर इस प्रकार से गैर कर राजस्व है। तो ये राज्य का स्वयं का गैर कर राजस्व और ये केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, गैर कर राजस्व हो जाएगा। और कितना होगा ये, 32,200 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 18,200 है और यहाँ पर 15 है, दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, लगभग ये 32,200 हो जाएगा। तो 32,200 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व ये छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से ये कर राजस्व को आप मिला दोगे, राज्य के स्वयं का कर राजस्व और यहाँ पर केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा दोनों को मिला दोगे तो ये 72,800.73 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से, तो ये कुल कर राजस्व है। छत्तीसगढ़ सरकार को कुल कितना कर राजस्व प्राप्त हुआ, तो इतना प्राप्त हुआ। ठीक, इस प्रकार से ये कर राजस्व है, जिसमें से इतना तो स्वयं टैक्स वसूली थी छत्तीसगढ़ सरकार और इतना केंद्र जो कर वसूली थी उसमें उसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो केंद्र से जो प्राप्त है वो भी और राज्य को स्वयं को कर राजस्व दोनों को मिलाकर यहाँ पर कुल कर राजस्व हो जाएगा जो कि इतना है, 72,800.73 करोड़ रुपए। ठीक है, 72,800.73 करोड़ रुपए और ये गैर कर राजस्व 33,200 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो दोनों को याद रखेंगे। अब इसमें एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर क्या पूछा गया था, सीजीपीएससी ने पूछा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का योगदान 68% एवं गैर कर राजस्व का योगदान 31.32% है। देखो, छत्तीसगढ़ का जो कुल राजस्व है ना, छत्तीसगढ़ का कुल राजस्व कितना है, छत्तीसगढ़ कुल राजस्व, एक मिनट, ये कुल राजस्व कुल, अच्छा एक मिनट, हाँ ये तो कुल कर राजस्व है, तो है ना, ये अपना, हाँ ये कुल राजस्व प्राप्ति। ठीक है, ये क्या चीज है, कुल राजस्व प्राप्ति है, छत्तीसगढ़ सरकार को इतना कुल राजस्व प्राप्त हुआ। इसमें ये कुल राजस्व में कर राजस्व का योगदान, कर राजस्व मतलब कि ये कर राजस्व, कुल कर राजस्व है ना, ये कर राजस्व का योगदान इतना है, मतलब कि इस अमाउंट में इतना अमाउंट
ये है ना, इतना, ये कुल कर राजस्व है। मतलब कि हम कैसे निकालेंगे कि ये जो पैसा है, इतना करोड़ रुपए जो पैसा है, मतलब ये जो पैसा है, इसमें हम इतना करोड़ रुपए पैसे को इस प्रकार से प्रतिशत निकाल देंगे। ठीक है, तो यहां पर हमको इतना कुछ मिलेगा, 68% के आसपास मिलेगा। मतलब कि कर राजस्व का जो योगदान रहेगा 68% करीबन रहेगा। मतलब आपको ये मैं समझाना चाहता हूं कि ये कुल कर राजस्व में, सॉरी, ये कुल राजस्व प्राप्ति में, ठीक है, कुल राजस्व प्राप्ति में कुल कर राजस्व का जो प्रतिशत है वो 68% है। मतलब कि राज्य को जो पैसा प्राप्त हो रहा है उसमें कर राजस्व से लगभग 68% पैसा प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब राज्य को जो राजस्व की प्राप्ति होता है उस राजस्व प्राप्ति में 68% कहाँ से प्राप्त होता है? कर राजस्व से, मतलब टैक्स वसूल करके राज्य को प्राप्त होता है। चाहे वो केंद्र के द्वारा टैक्स वसूला गया हो, चाहे वो राज्य के द्वारा टैक्स वसूला गया हो, लेकिन कर वसूला गया है, टैक्स वसूला गया है, तब प्राप्त हुआ है। मतलब कि लगभग लगभग आप देखोगे तो 68.68% ये हमको देखने को मिल रहा है। ये टैक्स के माध्यम से राजस्व की प्राप्ति होता है राज्यों को मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्यों को इस बार प्राप्त हुआ है। और अगर हम बात करेंगे कि गैर कर राजस्व है ना, कुल राजस्व प्राप्ति में गैर कर राजस्व कितना है, तो 31.32% है। ठीक है, 31.32% यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि इस अमाउंट का प्रतिशत अगर हम इस प्रकार से देखेंगे तो 31% है। तो गैर कर राजस्व 31% किसका? कुल राजस्व का, है ना, राजस्व प्राप्ति का। और कुल कर राजस्व प्राप्ति कितना प्रतिशत? 68% है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों को ध्यान रखेंगे। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है ना, और प्रश्न बन सकता है। इसमें दिया कुछ और गया था, उसको मैं अपडेट करके यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हूं, तो आपको ऐसे याद रखना। देखो दिया ये गया था, है ना, क्या दिया गया था? छत्तीसगढ़ के बजट अनुमान 2022-23 में, देखो 2022-23 यहाँ पर बोल दिया गया, क्योंकि बजट अभी हम लोग किसका देख रहे थे? 23-24 यहाँ पर मैं बताया आपको, 23-24, जबकि पिछला क्वेश्चन है, मतलब कि 22-23 के आधार पर ही पूछा गया। 22-23 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का योगदान वित्तीय वर्ष इसमें कितना है? तो ये उस समय इतना था। ठीक है, उस समय क्या था? इतना था। अभी वर्तमान में अगर पूछा जाएगा तो कितना बताओगे? इतना है। अब देखो बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का सकल वित्तीय घाटा, ठीक है, राज्य का सकल वित्तीय घाटा, राजकोषीय घाटा, मतलब वही सकल वित्तीय घाटे फिर राजकोषीय घाटा, उसी को कहते हैं। ठीक है, राजकोषीय घाटा 15,200 करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, राज्य का जो सकल या फिर जो राजकोषीय घाटा है, राज्य का राजकोषीय जो घाटा है वो कितना है? 15,200 करोड़ रुपए अनुमानित है। जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीएसडीपी का 2.99% है। मतलब ये बोला जा रहा है जो राजकोषीय घाटा है, राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना है? जीएसडीपी का 2.99% है। ठीक है, और ये कितना है? तो इतना करोड़ रुपए है, 15,200 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार से अगर बजट 2024-25 के अनुसार अगर हम अनुमानित अगर देखते हैं तो इसमें जो राजकोषीय घाटा है वो 2.9% देखने को मिलता है। ठीक, कितना? 2.9%। ठीक, किसका? राज्य के सकल घरेलू उत्पाद, जैसे कि ये हम लोगों ने निकाले है ना, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी कितना प्रतिशत? 2.99%। ठीक है, 2023-24 में। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर बात करेंगे 24-25 में तो कितना है? इतना प्रतिशत है। वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा का बजट बजट निम्नलिखित में से कितना है? स्कूल शिक्षा का बजट इस बार अच्छा खासा है ना। स्कूल शिक्षा के लिए लगभग 21,489 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक है, बजट 2024-25 में। अब जैसे इधर कहीं पर आएगा ये बजट इस प्रकार से है ना, कहाँ गया ये स्कूल शिक्षा विभाग के लिए इतना देखो, सर्वाधिक यहाँ पर क्या किया गया है? बजट का जो आवंटन है वो किया गया है। ठीक है, आवंटन जो किया गया है किसके लिए? स्कूल शिक्षा विभाग के लिए सबसे ज्यादा किया गया है। इस प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है, मत्स्य विभाग के लिए न्यूनतम, मत्स्य विभाग के लिए बहुत कम पैसा का आवंटन किया गया है बजट 2024-25 में। देखो इतना करोड़ रुपए, सब किसमें है? करोड़ रुपए में राशि है ना। तो 21,489 करोड़ रुपए
237 करोड़ रुपए, जो कि न्यूनतम है, मिनिमम है ये। ठीक है, बाकी सबका देखोगे तो ये इस प्रकार से अलग अलग। इसको अभी बाद में और इसके बारे में बात करेंगे, पहले यहाँ पर क्वेश्चन था, इसको समझो, इस क्वेश्चन को समझो। वर्ष 2024-25 का वार्षिक वार्षिक किसके द्वारा, ये क्या है, वार्षिक बजट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर वार्षिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अच्छा, वार्षिक यहाँ पर दिया गया है, बजट प्रस्तुत किया किसके द्वारा किया गया था? ये ओपी चौधरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये 9 फरवरी को ओपी चौधरी जी के द्वारा इनको बजट प्रस्तुत किया गया था। मोदी की गारंटी देखो। ठीक है, यहाँ पर ये बजट को प्रावधान हम लोग देखेंगे, विभागवार जो बजट है इसको तो इसको देखना ही है। चलो इसी को पहले देख लेते हैं। तो विभागवार बजट का आवंटन किया गया है। स्कूल शिक्षा के लिए इतना हजार, मतलब इतना हजार करोड़ रुपए, 21,489 करोड़ रुपए किया गया है। इसमें वृद्धि हुआ है 10% का। पिछले साल के कंपेरिजन में इस बार कितना 10% का वृद्धि यहाँ पर किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए हम 10% ज्यादा खर्चा करेंगे इस बार, ऐसा हमारे सरकार के द्वारा कहा गया। ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग के लिए 1,333 करोड़ रुपए का प्रावधान। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, ये सब के लिए 690। ये सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। पशुपालन को देख लो 620 करोड़ रुपए। मत्स्य विभाग को देख लो 237 करोड़ रुपए, जो कि न्यूनतम है। और बाकी यहाँ पर ग्रामीण पंचायत एवं ग्रामीण विकास को देख लो 17,529। ठीक है, 17,529 करोड़ रुपए। ठीक, इसको भी याद रख लो। ऐसे ये बजट पूछ देगा ना, किस क्षेत्र के कितना प्रावधान किया गया है, ऐसे टाइप का। लोक निर्माण के लिए करीबन 8,000। लोक यांत्रिकी इस प्रकार से सबका है। चिकित्सा विभाग के लिए इतना 2,663। ऊर्जा विभाग के लिए इतना, गृह विभाग के लिए इतना, नगरीय प्रशासन के लिए इतना, महिला एवं बाल विकास के लिए इतना 5,683। ठीक है, आदिम जाति अनुसूचित कल्याण सबके लिए 2,953। खनिज साधन विभाग के लिए इतना। तो इसमें सर्वाधिक जो बजट का जो आवंटन किया गया है स्कूल शिक्षा के लिए किया गया है, और सबसे कम किसके लिए किया गया है? मछली पालन के लिए किया गया है। ठीक है, न्यूनतम किसके लिए किया गया है? मछली पालन के लिए। ठीक है, तो सबसे अधिक किसके लिए? स्कूल शिक्षा के लिए। दूसरे नंबर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, तीसरा कृषि एवं किसान कल्याण के लिए। ठीक है, तो ये तीनों को याद रखो। कहाँ? कृषि एवं कल्याण ये भी है। ठीक है, ये है, देख लो। तो मतलब कि टॉप में ये रहेगा। सेकंड नंबर पे कहाँ है? ग्रामीण विकास कहाँ गई है? दूसरे नंबर पे ये रहेगा, और थर्ड नंबर पे ये रहेगा। ठीक, ऐसे देख लो। ठीक है, पहले नंबर पे स्कूल शिक्षा, उसका फिर पंचायत एवं ग्रामीण, स्कूल शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, फिर कृषि, इस प्रकार से है। तो ये तीन को आपको विशेष करके याद रखना पड़ेगा। ठीक है, स्कूल शिक्षा सबसे ज्यादा खर्च इसमें किया जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या है? ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास, है ना, जो घर वगैरह जो भी बन रहे, आवास योजना के तहत जो भी पैसा दिया जा रहा है, इसी के तहत इस प्रकार से दिया जा रहा है। और तीसरा कृषि विकास एवं किसान कल्याण के लिए। ठीक, इतना। तो ये विभागवार बजट का आवंटन कितना कितना किया गया है, ये सब यहाँ पर दिया गया। ठीक है, इसको याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें वृद्धि अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि जो किया गया है ना, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए वृद्धि ये हुआ है। 112% की वृद्धि कर दी गई है। महिलाओं को हर महीना 1,000 रुपये प्राप्त हो रहा है। यही इसका मुख्य कारण है। ठीक है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से जो 112% की वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब कि इसमें 112% की वृद्धि हुई है। बाकी सबको देख लो कितना कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, इस प्रकार से इतना इतना प्रतिशत की इसमें वृद्धि देखने को मिला है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा महिला एवं बाल विकास विभाग में सर्वाधिक वृद्धि हमको देखने को मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा था ना, कहाँ गए ये? वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट निम्नलिखित में से कितना है? तो इतना 1,000 करोड़ रुपए है, हम लोगों ने देखा। इसी प्रकार से अलग भी जो क्वेश्चन है उन सबसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, अब इसमें ध्यान रखना, महतारी वंदना योजना वगैरह आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं, जानते हैं, तो इसको थोड़ा समझो। मोदी की गारंटी। ठीक है, मोदी की गारंटी में कहा गया था इतना इतना रुपए हम यहाँ यहाँ खर्च करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने 1,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, दोनों को देख लो कितना कितना हजार है। अब इसमें भी है ना, पहले तो ये 18 लाख घरों का निर्माण हेतु, और इसके बाद द्वितीय अनुपूरक बजट में फिर इतना कहा गया, इतना 1,000 रुपए करोड़ रुपए, मतलब कि 3,799 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक, किसमें? अनुपूरक बजट में। महतारी वंदना योजना, इसमें 3,000 करोड़। ठीक है, 3,000 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है।
याद रखेंगे। प्रति वर्ष कितना हजार रुपये मिल जाएगा कि महिलाओं को, एक महिलाओं को लगभग 12,000 रुपये, 12 महीने में 1,000 भेजेंगे तो कितना मिलेगा, 12,000 मिलेगा ना। कृषक उन्नति योजना, जो धान की खरीदी की जाती है ना, इसी के माध्यम से होती है। तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए कृषक उन्नति योजना के लिए मोदी की गारंटी में कहा गया था कि इतना 1,000 रुपए करोड़ का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें से 24.7 मतलब जिसमें 24.72 लाख से अधिक किसानों को लाभ प्राप्त होगा। धान की खरीदी किया जाएगा ना, धान की खरीदी किया जाएगा, उसके लिए पैसा कहाँ आएगा, किस योजना के तहत आएगा, कृषक उन्नति योजना के तहत आएगा। इसको मैं आपको पिछला भी क्लास में समझाया हुआ था, कृषि वाला एक टॉपिक आया था, वहां पर कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 रुपए करोड़ का प्रावधान किया गया है किसानों के लिए। और बाकी देख लो, इन सब के लिए इतना प्रावधान है। यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए यहाँ पर 500 करोड़ रुपए का प्रावधान, जिसमें 10,000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जाता है। ठीक है, 10,000 रुपए वार्षिक भुगतान इसमें किया जाता है। रामलला दर्शन योजना के लिए यहाँ पर 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के 5 शक्तिपीठ का विकास किया जाएगा। कौन कौन शक्तिपीठ है, महामाया, ठीक है, दंतेश्वरी, बमलेश्वरी, चंद्रहासिनी और कुदरगढ़ी माता। तो ये 5 शक्तिपीठ है, इसको याद रख लेंगे। ठीक, कहाँ कहाँ पे इसको याद रखेंगे। और ये 5 शक्तिपीठ का विकास किया जा रहा है, इसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलो, तो इस प्रकार से मोदी की गारंटी इसको याद रख लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने विभागवार जो बजट का आवंटन है वो हम लोगों ने समझा। तो ये बजट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक, चलो, तो ये हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट का जो टॉपिक है उसको हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया ना। अब अगले क्लास में हम क्या करेंगे, बहुत सारे जो एमसीक्यू बन सकते हैं, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। इसका टेस्ट आप लोग जरूर दिलाइएगा, है ना। टेस्ट में मैक्सिमम जितना लोग हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, लिंक जो मिलेगा उसको। और देखना है कि किससे कितना बन रहा है, कितना इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन बना पा रहे हैं, कितना नहीं बना पा रहे हैं, और जो भी चीजें हैं वो सब। ठीक, चलो, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।